ओके जी, स्टार्ट करें। तो अभी लास्ट क्लास में 2021 का पेपर हम लोग कर रहे थे, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो मे बी है ना, जो भी डाउट्स है चैट में बताओ या ऐसे बता सकते हो। जैम 2021, ठीक है ना। 22, 23, 24 का डिस्कशन हमने अभी तक किया है। तो जिन लोगों ने ट्राई किए हैं बताओ। सिक्सटीन, 17, सिक्सटीन तो थ्योरम है, तो प्रूव भी कर सकते हो, बहुत इजी है प्रूव करना भी। है ना, हर थ्योरम एक क्वेश्चन है एक्चुअली, कि हर थ्योरम एक क्वेश्चन जैसा ही है। बस ये है कि चूंकि थ्योरम्स बनाए जाते हैं सो दैट आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सको उस पर बेस्ड, या आप याद रख सको, है ना। सो हर थ्योरम एक टाइप का क्वेश्चन ही है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जो एक जनरल रिजल्ट है मतलब। सो जैसे ये क्वेश्चन है, तो इसमें थ्योरम ये है कि थ्योरम सेज, हाँ जी, एक्स फॉलो अगर एक्सपोनेंशियल 1 तो बॉक्स एक्स फॉलो करता है ज्योमेट्रिक 1 माइनस ई की पावर माइनस ई। हाँ, तो x इज एक्सपोनेंशियल 1, देन मान लो y है जो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। तो ये ज्योमेट्रिक होगा, जियोमेट्रिक। सो व्हेन x इज एक्सपोनेंशियल 1, बॉक्स x इज ज्योमेट्रिक क्या? 1 minus e raised to minus lambda. p क्या होगा? e की पावर वन माइनस ई की पावर -1। ओके, इसका जनरलाइज दूसरा वर्जन लिखे अगर हम कि x इज, माइनस 1 बाई थीटा हो जाता है। तो x इज एक्सपोनेंशियल लैम्डा, जहां लैम्डा रेट है, मीन 1/λ है। तो देन y इज इक्वल टू बॉक्स x इज ज्योमेट्रिक क्या आता है? 1 माइनस ई की पावर माइनस 1 बाई थीटा लैम्डा। इसका पीडीएफ क्या है? इसमें जो रहता है रेट वही पीडीएफ लैम्डा वाला। सो 1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा नहीं होता है? 1 बाई लैम्डा होता है। वही तुम्हें ध्यान रखना है, कब 1/λ होता है, कब लैम्डा होता है। तो तो उसके लिए प्रूफ लिखना पड़ेगा फिर मुझे। तो इंटीजर है तो y आ जाएगा, इंटीजर नहीं है तो y -1 के बीच आएगा। सो फॉर एग्जांपल, है ना, मान लो अगर बॉक्स x 0 है तो x की वैल्यू क्या होगी? 0 से 1 के बीच। तो 0 से 1 तो क्या होता है? ये सही लिखा है मैंने ये। अगर मान लो बॉक्स x 0 हो गया, y तो यहाँ इंटीजर है, तो x की वैल्यू क्या होगी बताओ इसमें। जैसे कहने का मतलब, अगर बॉक्स x 0 है तो x की वैल्यू क्या होगी? 0 से 1। अगर बॉक्स x 1 है तो x की वैल्यू क्या होगी? 1 से 2। तो इस तरह से, तो यहाँ पे क्या आएगा? y जैसे यहाँ पे 1 है मान लो, तो y से y+1, है ना। तो x इज बिटवीन y टू y+1। ठीक है जी, देख लो एक बारी।
बॉक्स एक्स अगर 1 है तो एक्स की वैल्यू 1 से 2 के बीच होगी तो बॉक्स एक्स हमेशा 1 आएगा, राइट। जैसे 1.9 होगा तब भी 1 ही आएगा, है ना। तो ये है, तो इसका मतलब है कि ये मैं जस्ट प्रूव कर रहा हूँ, जस्ट फॉर द कंफर्मेशन। सो ठीक है, रहने दो, इसमें क्या नुकसान है। अब इसको देखो, सिंप्लीफाई करो तो ये क्या आएगा, सी डी एफ ऑफ एक्स एट वाई प्लस 1 माइनस ऑफ सी डी एफ ऑफ एक्स एट वाई। अब x क्या था, एक्सपोनेंशियल लैम्बडा, तो कौन सा वाला लैम्बडा था, रेट लैम्बडा वाला, तो रेट लैम्बडा है तो इसका सी डी एफ क्या होगा, तो ये होगा 1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्बडा वाई प्लस 1 माइनस 1 ई की पावर माइनस लैम्बडा वाई। सिंप्लीफाई कर लो तो ये जो लिखा है मैंने वो सही है। ठीक है, उसको सिंप्लीफाई कर लो, उससे आ जाएगा एक्सपोनेंशियल ज्योमेट्री का जो पीएमएफ होता है वो आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब कंटिन्यू कर लो भाई। तो जिनको डाउट है वो कर पाएंगे, देखो जिनका डाउट है, ये 16 नंबर किसका डाउट था, ठीक है ना। तो ये यूज करो अब ये वाला, और ये ज्योमेट्री कौन सा वाला था देख लेना, सपोर्ट क्या होगा। तो यहाँ जो बॉक्स एक्स का सपोर्ट होगा एक्सपोनेंशियल में एक्स की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी में है। तो ये जो थ्योरम्स मैं लिख रहा हूँ अभी के लिए, सो एक्सपोनेंशियल में क्या होता है कि x इज 0 टू इन्फिनिटी, तो बॉक्स एक्स क्या होगा, जब 0 से 1 में है तो 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, तो इसका भी जो y का सपोर्ट है वो है 0 1 2 डॉट डॉट डॉट। तो अकॉर्डिंगली कौन सा वाला पीएमएफ यूज होगा, जिसका सपोर्ट 0 से स्टार्ट होता है, नंबर ऑफ फेलियर बिफोर फर्स्ट सक्सेस वाला, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग ध्यान रखना है, क्योंकि ज्योमेट्रिक में 2 पीएमएफ्स हैं, एक का सपोर्ट 0 से स्टार्ट होता है, एक में सपोर्ट 1 से स्टार्ट होता है। तो जो 0 से स्टार्ट होता है नंबर ऑफ फेलियर बिफोर फर्स्ट सक्सेस, जो 1 से स्टार्ट होता है नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट द फर्स्ट सक्सेस, है ना। तो इस तरह से लिख लेना, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगाना हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये 16th है। नेक्स्ट जो है 17 कह रहा है कि ये भी ऐसे इजी क्वेश्चन ही है, जस्ट थोड़े कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल है ना, फाउंडेशन स्ट्रांग होगा तो मुश्किल नहीं लगेगा। सो हाँ, तो यहाँ से एक्स भी एक कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल हैविंग दिस, तो पहले तुम्हें एमजीएफ है ना, एमजीएफ डिटरमिन डिस्ट्रीब्यूशन यूनिकली, तो ये एमजीएफ बता रहा है कि x हैज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म 0 1, है ना। ये इफ एंड ओनली इफ होता है, सो x इज यूनिफॉर्म 0 1 इफ एंड ओनली इफ x हैज दिस mgf। अब x का डिस्ट्रीब्यूशन पता चल गया। अब आप लोगों को अगर क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आता है, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, तो ये क्वेश्चन आसान है ना। तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी सॉल्व कर लीजिए, और नहीं आता है तो सीखो, एटलीस्ट एग्जाम से पहले तो सीख ही लो, क्योंकि जरूरत पड़ सकती है। तो हमें देखना है कि ये पॉजिटिव कब होता है, तो पॉजिटिव होने के लिए इसको पहले इक्वल टू 0 करो, 48x² माइनस 40x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालो, तो मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हो, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो क्या होगा, क्या लिखूँ 40 को, 48 इंटू 3 है, 16 इंटू ऐसा होगा 36 इंटू 4, अच्छा, सो माइनस 36x माइनस 4x, सो 36 इंटू 4 वही होगा जो 48 इंटू 3 होगा, है ना। ये 48 है ना, 48 इंटू 3, सो 48 इंटू 3 को फैक्टराइज करके हम क्या लिख सकते हैं, ताकि उसका सम या है ना 40 हो जाए, माइनस 40, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 3 इंटू 3, क्या लिखोगे भाई, 1/12 और हाँ 3/4, 1/12 3/4। अच्छा सॉल्व कर लिए, फैक्टराइज ये तो उससे कर सकते हो, मिडिल क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, या मिडिल टर्म स्प्लिट करके।
तो और इसको ब्रेक कर सकते हैं हम लोग, जैसे वो बता रहा है 4 इंटू 36 है ना, क्योंकि 16 4 इंटू 4 हो जाएगा, तो 9 4 जा 36, ये भी सही है ना, तो ये भी ओके है। एंड यहाँ से +3 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लो, तो कितना आया 1/4 और 3/4 1/12 12 3/4 और 1/3 12 1/12 कैसे समझ नहीं आ रहा। एक बार चेक कर लो बाकी लोग सॉल्व करके, मिडिल टर्म स्प्लिट करके या क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके कि ये 1/12 और 3/4 आएगा। तो अब क्या करते हैं, ये सब 12th क्लास में इस तरह के क्वेश्चन थे ना, जहाँ पे या 9 10th 11 12th में था कि इनइक्वालिटी सॉल्व करना होता था, 11 12th में था कि लीनियर इनइक्वालिटी है, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, कैसे सॉल्व होगा, क्यूबिक इनइक्वालिटी है। तो जस्ट पहले इक्वल टू 0 रख दिया, फैक्टराइज कर लो, वो मतलब क्या बोलते हैं साइंस स्कीम से देख लो क्या होगा। सो साइंस स्कीम से अगर चेक करोगे यहाँ से, तो जैसे ये है 1/12 और 3/4, 3/4 इज लाइक 9/12, सो 1/12 9/12 मतलब 3/4, ठीक है ना, यही 3/4 है ना। सो अब क्या होगा, तुम्हें देखना है कि वो इंटरवल जहां पे ये क्वांटिटी पॉजिटिव, वही मैंने जस्ट 0 पुट किया, तो ऐसे 2 नंबर्स हैं जहां पे 0 है, तो इन बिटवीन ये पॉजिटिव नेगेटिव होगा। अब तुम देख लो, तो फैक्टराइज करोगे ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यही है जी। तो ये हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है, तो इसका जो अल्फा जो इसने दे रखा है, तो अल्फा जो वहां दे रखा है वो रिड्यूस हो गया, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सो अल्फा जो हमें दे रखा है वो रिड्यूस हो जाएगा, पॉजिटिव चाहिए, तो इस रीजन में होगा x या इस रीजन में होगा, तो x इज लेस देन 1/12 और x, और मतलब यूनियन हो गया, एंड मतलब इंटरसेक्शन, और x मोर देन 3/4, यही है। सो या तो x, अब इसको अलग अलग कर लो, यूनियन है, इंटरसेक्शन तो कुछ है नहीं, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी x लेस देन 1/12 प्लस प्रोबेबिलिटी x मोर देन 3/4, है ना, a यूनियन b, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b, इंटरसेक्शन में कुछ तो आएगा नहीं, तो ये है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो, तो ये तो CDF है 1/12 पे, और यूनिफॉर्म 0 1 का CDF x होता है, तो यहाँ पे आपका ये 1/12 आ गया, और ये 1 माइनस 1/4 आ जाएगा, क्योंकि 1 माइनस CDF एट 3/4, सॉरी, तो 1 माइनस CDF एट 3 1 माइनस, वो तो 1/4 आ जाएगा सीधा सीधा, देख लो एक बड़ी। सो है ना, मतलब जैसे भी तुम्हें समझ आता। तो फाइनली यहाँ से आ गया, दिस इज एक्चुअली 1/12, दिस इज 3/12, है ना, सो 4/12 हो गया, 4/12 इज 1/3, ये अल्फा आ गया। सिमिलर बीटा का चक्कर है, बीटा में पहले log x को 0 पुट कर लो, log x प्लस 2 log x माइनस 3 बराबर 0, इसको भी मिडिल टर्म स्प्लिट करो। अभी log x को y मान के चलो, कि मान लो ये क्वाड्रेटिक है, log x में सॉरी स्क्वायर था ना, सो इसको क्वाड्रेटिक मान के चलो log में, तो यहाँ से log x को y मान लो अभी के लिए चाहो तो ये y² प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, या तो मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो, कैसे भी सॉल्व करके आप log x की वैल्यू निकालो इस इक्वेशन में, log x या ln x, क्या क्या आएगा, जैसे यहाँ x निकाला था। सर x की एक e और एक e माइनस 3 मींस log x बराबर 1 और log x बराबर 3। ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया तो एक्सपोनेंशियल 1 सो x माइनस x का फैक्टराइजेशन करेंगे तो y माइनस 2 y प्लस क्या y प्लस 3 इंटू वाई माइनस 1, है ना, प्लस 3 माइनस 1, तो -3 कॉमा +1 ऐसा आएगा। तो मतलब जस्ट log x को हम लोग y मान लिया, t मान लिया, u मान लिया, कुछ भी ले लो और इसको सॉल्व कर लो, तो log x की वैल्यू आ जाएगी -3 या 1। इसको क्वाड्रेटिक समझ के, इसको क्वाड्रेटिक मान के सॉल्व कर लो, जैसे ये सॉल्व किया था। फिर से नंबर लाइन बनाओ, तो इसके लिए भी फिर से नंबर लाइन बनाओ। अब नंबर लाइन पे लोकेट करो इसको, तो अभी इसको नंबर लाइन पे लोकेट करोगे, अभी log x के लिए बना रहे हैं ना,
सो लॉग एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में कुछ भी आ सकती है। तो लॉग एक्स की वैल्यू जब -3 और 1, तो लॉग एक्स जब 1 से ज़्यादा होगी तो ये क्वांटिटी, लॉग एक्स को तुम y मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। सो y अगर इधर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, फिर से ऐसा आएगा। ठीक है, तो ये जो बीटा लिख रखा है इसमें बोला गया कि वो रीजन कंसीडर करो जहां पे ये पॉजिटिव हो। तो पॉजिटिव कहां पे है? -3 से कम या 1 से ज्यादा, यही आएगा। सो तो यहां से आ गया कि जो log x है या तो वो -3 से कम है या 1 से ज्यादा है। log तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो log को राइट में शिफ्ट कर दो। तो x लेस देन e की पावर -3 या x मोर देन e की पावर 1। और फिर से जैसे इसको सेपरेट किया वैसे यहाँ भी सेपरेट कर लो, a यूनियन b फॉर्मूला लगा के। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b है ना, तो वैसा हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास आएगा प्रोबेबिलिटी x लेस देन e की पावर -3 प्लस प्रोबेबिलिटी x मोर देन e। ठीक है, सो यहाँ से आ जाएगा, ये CDF है e की पावर -3 और प्लस में x मोर देन e है, तो 1 माइनस CDF एट e। और e तो 1 से ज़्यादा हो गया ना, तो इसका सपोर्ट तो 0 से 1 में ही है ना, सपोर्ट तो 0 से 1 में है। तो 0 से 1 के बीच PDF 1 होगी, अदरवाइज 0 है। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे e से इन्फिनिटी में, तो 0 ही आएगा। तो ये 0 आएगा, चेक कर लो भाई। e की पावर -3 1/e³ है, 1/e³ 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये ठीक है। तो यहां से आ गया e की पावर -3। अब कैलकुलेशन चेक कर लो, कहीं मिस्टेक हुआ हो तो बताओ, देख लो एक बारी। सो तो अल्फा बीटा आ गया। अब अल्फा बीटा जब आ गया तो पूछ रहा है कि अल्फा -2 लॉग बीटा बताओ। तो ये मेरा बीटा आया, तो मैं लॉग बीटा ले लेता हूं। सो लॉग बीटा इज -3 और अल्फा यहां से आया हुआ है, कितना आया था जी? अल्फा उधर आ चुका 1/3। सो अल्फा इज 1/3 एंड लॉग बीटा इज -3। पुट करो जरा क्या आता है। तो -6 प्लस 1/3 19/3। सो ये आ गया। ठीक है, तो बस थोड़े मैथमेटिकल बैकग्राउंड स्ट्रांग होने चाहिए कैलकुलेशन करने के लिए, कि क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं, बस वो चाहिए, है ना। जो लोग मैथ छोड़ के जाएंगे वो यहीं फंसेंगे, है ना। तो जब मैथ तुम्हें नहीं आएगा तो इसका आंसर भी नहीं आएगा। क्वेश्चन स्टैट्स का है, लेकिन आंसर तब आएगा जब बेसिक मैथमेटिक्स तुम्हें आएगा, तभी कर पाओगे। पूरा स्टैट सी मैथ से बस पैटर्न से डोरल स्टैट। नेक्स्ट क्वेश्चन। तुम लोग का आवाज मुझे क्यों समझ, पहले एक तो म्यूट करो, तुम 2 डिवाइस से ज्वाइन हो, दोनों से बोल रहे हो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हाँ अब बोलो। क्वेश्चन 13, वो लैपटॉप से आवाज नहीं जाता है। क्वेश्चन 13 कोई बात नहीं, चैट में लिखो तुम, जो ऐसे देखते हैं। 16 17 हो गया, तो 13 38। और डाउट वही पूछना जो सॉल्व करके आए हो, है ना, मैं फिर बोल रहा हूँ। तो अब ये मैं 50 बार भी करा दूंगा तब भी तुम्हें नहीं आएगा, अनटिल यू सॉल्व योर सेल्फ, है ना। ये चीज़ें हैं, ये क्वेश्चन पहले भी करा चुका हूँ कई बार, ये है क्लास में भी और ऐसे भी डाउट क्लास में भी। सो तुम्हें खुद से सोचना पड़ेगा ना, कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हें खुद ही वो जर्नी कवर करनी है। तुम्हें लगता है कोई और तुम्हारे बदले जर्नी कवर कर देगा, तुम वहाँ पहुँच जाओगे, तो नहीं होगा। उसके लिए तुम्हें खुद ही कष्ट उठाने पड़ेंगे, उस जर्नी को कवर करना पड़ेगा। तो वो क्वेश्चन से लेके सॉल्यूशन तक के बीच का जो मैं पिछले क्लास में रिपीट कर रहा था कि वो थॉट प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, और वो थॉट प्रोसेस डेवलप होगा थोड़े सोचने के बाद, है ना, कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। जैसे मैं सीधा सीधा सॉल्यूशन लिख दूंगा तो सीधा तुम वहाँ पहुँच गए, है ना, वो चीज़ें हैं। सो ठीक है, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जैसे एग्जांपल देता हूँ,
कोई पॉलिटिकली ज़्यादा मत लेना। जैसे अभी तुमने देखा होगा कुछ दिन पहले राहुल गांधी काफ़ी ग्राउंड पे काम कर रहे थे, कभी मान लो बढ़ई के साथ है, कभी ट्रक में घूम रहे हैं, कभी खेतों में काम कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो प्रोसेस उनका कॉम्पिटिटर मोदी है, जिस प्रोसेस से वो उठ के आया है ना, जो जर्नी उसने कवर की है वो इंपॉर्टेंट है, उसने उसको मोदी बनाया है। और राहुल गांधी क्या है, प्राइम मिनिस्टर फैमिली में पैदा हुआ, वहीं रह गया, तो उसको ग्राउंड रियलिटी पता ही नहीं चला अभी तक। तो उसको अभी इलेक्शन से पहले तुमने देखा होगा ग्राउंड पे उतारा गया, सो दैट वो देश को समझ सके, चाहे वो यात्रा हो या ये हो, वो इसलिए है। तो जो उस जर्नी को कवर किया उसके अंदर वो चमक होगी। जो कवर नहीं किया वो बस प्रिटेंड करेगा कि मैं वैसा हूं, तो प्रिटेंड कितना भी कर लोगे नहीं दिखेगा, क्योंकि जो असलियत है वो दिखती है ना। कोई कितना प्रिटेंड कर ले, मतलब तुम अगर मान लो एग्जाम्पल तुम कोई नहीं हो, तुम प्रिटेंड करोगे वो हो, तो बहुत दिन तक रंग बदल के नहीं रह सकते, है ना। वो कहीं कहीं सच्चाई आ ही जानी है। तो इसलिए ज़रूरी है वो जर्नी कवर करना। वो जर्नी में जो स्ट्रगल है, जो जितना स्ट्रगल करेगा उसके चेहरे पे या उसके बॉडी लैंग्वेज वो चीज़ दिखती है ना। वो तुमने फील किया भी होगा लाइफ में। तो इसीलिए अगर तुम ये सोचोगे कि तुम्हारे बदले का स्ट्रगल कोई और कर ले, फिर तुम्हारे अंदर वो चमक आ जाए, तो ऐसा नहीं होगा। तो उस चमक के लिए तुम्हें उस जर्नी से गुजरना पड़ेगा, है ना। तो वैसा है, तो जो जिस प्रोसेस से गुजरा है उसका कैरेक्टर वैसा है या उसका एटीट्यूड वैसा है, तो उसके लिए तुम्हें उस प्रोसेस में गुजरना पड़ेगा, चाहे वो स्ट्रगल हो चाहे मुश्किल हो, उसके लिए उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, है ना। सो दैट यू हैव टू थिंक। So consider a sequence of independent Bernoulli trial with probability of success in each trial as 1/3, है ना। तो ये बोल रहा है कि तो मुझे बोल रहा है एक बर्नौली ट्रायल है। बर्नौली ट्रायल क्या होता है कि ईच ट्रायल में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी इक्वल है, ट्रायल्स इंडिपेंडेंट है, फिर ट्रायल्स जो है एक तो आईआईडी ट्रायल्स होते हैं और हर ट्रायल में सिर्फ 2 पॉसिबिलिटी है, सक्सेस या फेलियर, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/3 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर 2/3 है, ठीक है। सो So probability that 3 success occur, है ना, probability that 3 successes occur before 4 failures। तो यहाँ पे सिंपल ना, ज्यादातर लोगों को लगता है कि है ना नेगेटिव बाइनोमियल लगा लेते हैं, लेकिन ये वर्ड ना थोड़े से हिडन है इसमें, मतलब ये क्लियरली लिखा नहीं है जो पूछना चाह रहा है एक्चुअली, ठीक है ना। सो जनरली तुम कुछ क्वेश्चन देखते हो जहां लिखा रहता है, जैसे 2024 में ये पेपर में था ना कि एग्जैक्टली 2 आउट ऑफ 3 इवेंट्स ऑकर, या 3 रैंडम वेरिएबल दिया था नॉर्मल का, पूछा था क्या प्रोबेबिलिटी है कि एग्जैक्टली 2 ऑफ देम विल बी मोर देन 1, 2024 में क्वेश्चन था ना। तो वहां एग्जैक्टली वर्ड यूज किया है, यहाँ पे एग्जैक्टली वर्ड यूज नहीं किया है। जनरली हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो अज्यूम कर लेते हैं एग्जैक्टली है, लेकिन यहाँ एग्जैक्टली वर्ड है नहीं। यहाँ क्या पूछा है कि प्रोबेबिलिटी दैट 3 सक्सेसेस ऑकर बिफोर 4 फेलियर्स। तो हमें यहाँ लगता है एग्जैक्टली 4 फेलियर्स, बस ऐसा, या यहाँ लगता है एग्जैक्टली 3 सक्सेसेस। ये एक्चुअली कहना चाह रहा है, तुम्हें ठीक से इसको समझना पड़ेगा कि ये पूछना क्या चाह रहा है ना। कई बार जो लैंग्वेज है ना, तो लैंग्वेज कई बार इंटरप्रिटेशन उस पर डिपेंड करता है कि जिसने क्वेश्चन बनाए हैं वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है। तो ये उस तरह का क्वेश्चन है। सो मतलब एक स्टेटमेंट में कई तरह का मीनिंग हो सकते हैं ना, तो वहां तुम्हें समझना है कि जो क्वेश्चन जिन्होंने बनाया वो क्या पूछना चाह रहा है। तो ये पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट 3 सक्सेसेस अकर बिफोर 4 फेलियर, मतलब 4 सक्सेस आने तक, सॉरी 4 फेलियर आने तक, है ना, 4 फेलियर आने से पहले 3 सक्सेस आ जाएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इट्स नॉट लाइक एग्जैक्टली 3 सक्सेस आ जाएगा, 3 सक्सेस आना जरूरी है। अगर 3 से ज्यादा सक्सेस भी आ गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दे आर नॉट सेइंग कि एग्जैक्टली 3 सक्सेस बिफोर 4 फेलियर, है ना। ये जो क्वेश्चन है दिस नॉट सेइंग कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 3, अगर ऐसा वर्ड होता ना तो क्वेश्चन आसान होता समझना, लेकिन उन्होंने ऐसा लिखा नहीं है एग्जैक्टली 3 सक्सेस बिफोर 4 फेलियर, ऐसा नहीं पूछ रहा है। ये बोल रहा है 4 फेलियर आने तक 3 सक्सेस आ जाएगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो एक्चुअली इनडायरेक्टली तुमसे ये पूछ रहा है, यहां पूछ रहा है कि एटलीस्ट 3 सक्सेसेस बिफोर 4 फेलियर्स, ये एक्चुअली इनडायरेक्टली यहां पूछा गया है। अगर तुम एक्स अज्यूम करते हो कि नंबर ऑफ सक्सेसेस बिफोर 4 फेलियर्स ये है, तो इस क्वेश्चन में ये जरूर है कि एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिव बाइनोमियल 4,
पी क्या है 1/3 ना, ये है जहां पे x का सपोर्ट कहां से स्टार्ट होगा, क्योंकि नंबर ऑफ सक्सेस बिफोर 4 फेलियर। अच्छा p नहीं होगा ना, क्योंकि यहां उल्टा होगा। हम लोग जो लिखते थे इंटरप्रिटेशन, नंबर ऑफ फेलियर बिफोर rth सक्सेस, तो rth सक्सेस जब होता था तो यहां सक्सेस की प्रोबेबिलिटी आती थी, तो यहां होगा 4, q, तो मतलब x हैज प्रोबेबिलिटी नेगेटिव बाइनोमियल 4, q कितना है 2/3, मतलब सक्सेस की जगह यहां फेलियर है, फेलियर की जगह सक्सेस है। सो दे आर आस्किंग नंबर ऑफ सक्सेसेस बिफोर 4 फेलियर्स, तो 4 है ना, जैसे नेगेटिव बाइनोमियल क्या होता है कि नंबर ऑफ सक्सेस, नंबर ऑफ फेलियर्स बिफोर rth सक्सेस, तो इन्होंने सक्सेस फेलियर को इंटरचेंज कर दिया यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लिखते थे नेगेटिव बाइनोमियल r, p, अब लिखेंगे नेगेटिव बाइनोमियल r, q, क्योंकि इंटरचेंज कर दिया उसने इसीलिए। सो ये हो गया। x यहाँ पे सपोर्ट क्या होगा, तो नंबर ऑफ सक्सेसेस बिफोर 4 फेलियर, तो कुछ भी हो सकता है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये इस तरह से है। अब यहां पे जो क्वेश्चन जिन्होंने बनाया उनका इंटेंशन है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि 4 फेलियर आने से पहले कम से कम 3 सक्सेस आ जाएगा, इसकी श्योरिटी चाहता है वो। सो दे आर नॉट आस्किंग प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 3, ये हमारा अजम्पशन होता है, हम मान लेते हैं कि वो पूछ रहा है एग्जैक्टली 3 सक्सेस बिफोर 4 फेलियर, ऐसा नहीं पूछ रहा है। यहां पे एक्चुअली पूछ रहा है कि 4 फेलियर से पहले कम से कम 3 सक्सेस आने की क्या गारंटी है, मतलब 3 सक्सेस आना ही चाहिए, 3 से ज्यादा भी सक्सेस आ गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट मेंशनिंग एग्जैक्टली। तो यहां पे तुम्हें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू 3, तो इसको तुम उल्टा कर सकते हो, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी है ना लेस देन 3 में क्या 0, 1, 2 आ जाएगा, तो 0, 1 पे प्रोबेबिलिटी घटा लो, तो नेगेटिव बाइनोमियल का पीएमएफ यूज करो, इसके लिए 0 से स्टार्ट होने वाला सपोर्ट यूज करो, और इसमें ना x लेस देन 3 का क्या मतलब है कि 0, 1, 2 पे घटाओ, सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x एट 0 माइनस प्रोबेबिलिटी x एट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x एट 2, ठीक है ना, तो इस तरह से है। तो ये तुम्हें करना पड़ेगा, ये करो, सॉल्व आंसर आ जाएगा। ओके सर। नेगेटिव बाइनोमियल का पीएमएफ लिखो, देख के तुम्हें याद होगा पीएमएफ, उसको अप्लाई करो एंड देन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो 13, तो 20 तक और कोई बचा है क्वेश्चन नहीं है ना, 20 के बाद आते हैं। सो 20 के बाद अगर देखेंगे हम लोग, सो 23, 25, सो 23, 25, है ना, इसे पूरा क्वेश्चन एक में नहीं आग लग रहा है, तो पहले तो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट लगाओ। इसने एक्सपोनेंशियल थीटा दिया है, h0 ये है अभी के लिए, सो h0 है थीटा इज इक्वल टू 1 अगेंस्ट h0 इज थीटा इज इक्वल टू 1 अगेंस्ट h1 है थीटा इज इक्वल टू 2। सो इसका क्रिटिकल रीजन निकालो, पहले तुम्हें ये चेक करना है क्या ये, इसने कहा नहीं है, तुम ध्यान से देखो, कंसीडर द क्रिटिकल रीजन दिस, तो इसने ऐसा कहीं नहीं कहा है कि इस वाले के लिए क्रिटिकल रीजन ये है, ऐसा कुछ नहीं कहा। ये पहला ऑप्शन में पूछ रहा है कि मोस्ट पावरफुल साइज अल्फा, ये जो क्रिटिकल रीजन आर है, ढंग से पढ़ो, इसने कहा है कि क्रिटिकल रीजन ये लो, और पूछ रहा है कि देन जो क्रिटिकल रीजन आर है, ये जो क्रिटिकल रीजन है, क्या ये इस वाले टेस्ट का क्रिटिकल रीजन है, तो पहले तो क्रिटिकल रीजन निकालो क्या आएगा। तो लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर h0 अपॉन लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर h1 लेस देन इक्वल टू k, इसको जरा सॉल्व करो, इसका लाइक्लीहुड फंक्शन लिखो, यहां पे थीटा को पुट करो
1 2 और इसके बाद बताओ क्या आता है सिंप्लीफाई होके। समीशन एक्स लेस देन सी। सो समेशन एक्स आई फ्रॉम 1 to n लेस देन इक्वल टू सम सी मान लो अभी के लिए, ये रीजन आएगा। फिर सी कैसे निकालते हैं, साइज यूज करके। तो पहली चीज तो ये क्लियर होगी कि ये जो क्रिटिकल रीजन दिया है ये मोर देन दिया है, तो आर इस वाले टेस्ट का क्रिटिकल रीजन नहीं है। पहला ऑप्शन वही पूछ रहा है कि क्या वो क्रिटिकल रीजन है। पहले ढंग से क्वेश्चन पढ़ लो, जिन लोगों ने क्वेश्चन ही पढ़े एक बार क्वेश्चन पढ़ो ढंग से, है ना, स्टार्टिंग टू एंड एक बार पढ़ो ढंग से, फिर मैं डिस्कस करता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन ही कई लोगों को समझ नहीं आएगा। पहले क्वेश्चन पढ़ो ढंग से। ठीक है जी, देखो। सो इसमें सी निकालो। पहला ऑप्शन क्या पूछ रहा है कि जो आर है ये मोस्ट पावरफुल टेस्ट है साइज अल्फा का अंडर दिस। तो पहली बात तो आर इस वाले टेस्ट का क्रिटिकल रीजन ही नहीं है, तो साइज तो और पावर बाद में होने की बात है। ये ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया, क्योंकि ये जो क्रिटिकल रीजन आर है ये मोर देन यूज कर रहा है। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू निकाला, वो हम भी निकाल सकते हैं अभी। तो इन्होंने कांस्टेंट की वैल्यू ये रखी है। सो यहां पे ये तो है नहीं, है ना। अच्छा, ये तो इसका हो गया। अभी मैं अगर बात करता हूं एक नया टेस्टिंग प्रॉब्लम है एच नॉट स्टार। स्टार मतलब दूसरा क्वेश्चन अब है, स्टार इज अनदर क्वेश्चन। तो एच नॉट स्टार में थीटा को 2 लिया है और H1 स्टार, मतलब ये एक प्रॉब्लम है एच नॉट H1, ये एक क्वेश्चन हुआ। ये दूसरा क्वेश्चन हुआ कि एच नॉट स्टार ये है, H1 स्टार ये है, थीटा इज इक्वल टू 1। तो जस्ट एच नॉट H1 को इंटरचेंज किया, नया प्रॉब्लम बनाया। एच नॉट है ना, तो इंटरचेंज करके नया प्रॉब्लम आपको मिला। अब इसमें अगर तुम लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर एच नॉट अपॉन लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर H1 लेस देन इक्वल टू के करोगे, तो ये मान लो अभी के लिए C1 है कांस्टेंट, तो इससे क्या निकल के आएगा, तो इसी का रेसिप्रोकल है, तो यहां उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1 अपॉन समेशन। तो यहां पे आ जाएगा सिंपली समेशन एक्स आई इज मोर देन इक्वल टू सम C2। तो ये इसका क्रिटिकल रीजन है, ठीक है ना। तो ये क्रिटिकल रीजन दूसरे वाले प्रॉब्लम का है, I फ्रॉम 1 to n ये है। तो देखो, तो ये जो R क्रिटिकल रीजन है ये हो सकता है इस वाले प्रॉब्लम का क्रिटिकल रीजन हो। तो उसके लिए तुम सोच रहे हो ये C1 C2 क्या आएगा, तो C1 C2 की वैल्यूज जो है वो अल्फा के टर्म्स में आएगी जब साइज का डेफिनेशन यूज करेंगे। जैसे देखो मैं C1 की वैल्यू निकालता हूं और C2 की वैल्यू भी निकालता हूं। तो अभी C1 फाइंड करते हैं, तो ये है ना इस वाले प्रॉब्लम का, तो यहां लिखता हूं मैं। तो हमारा पॉपुलेशन क्या है, एक्सपोनेंशियल थीटा, एच नॉट है, थीटा इज इक्वल टू 1। तो मैं यहां फाइंड कर देता हूं। सो x1 x2 xn जो है एक्सपोनेंशियल थीटा है, तो इस केस में समेशन xi का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा जी,
गामा एन कॉमा थीटा, ठीक। सो ये होगा गामा एन थीटा। अब अल्फा है, अभी मैं उस प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं ना, हमने जो अभी लिखा था एच नॉट जो थीटा 1 है और एच वन थीटा इज इक्वल टू 2 है, तो इसका क्रिटिकल रीजन आया है एक्स बार लेस देन आया था ना, लेस देन इक्वल टू C1, तो इसका आया था लेस देन इक्वल टू C1, ये है। तो इस वाले क्वेश्चन का तो अभी C1 की वैल्यू निकालना चाह रहा हूं, ठीक है। तो मान लो साइज अल्फा है, तो साइज का डेफिनेशन क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू। तो व्हेन एच नॉट इज ट्रू, एच नॉट में थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो इसमें थीटा को 1 रख देना है। अब तो थीटा को जब 1 रख दोगे तो ये एक्स बार का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, समेसन एक्स आई का। सो जब थीटा को 1 रख दोगे ना, तो ये जो समेसन एक्स आई है इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा गामा एन कॉमा 1, थीटा को तो 1 रख देना है, यही मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, जस्ट जब थीटा को 1 रखे तब, जब थीटा को 1 पुट किया तब। तो यहां से बताओ 2 टाइम समेसन एक्स आई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ये तुम्हें समझना होगा। साइज स्क्वायर 2 है ना, का स्क्वायर 2 है। हाँ, सो यहां से क्या होता है कि जो एक्स आई है ना, जो एक्स का पीडीएफ था थीटा ई की पावर माइनस थीटा एक्स था, यही था एक्स का पीडीएफ। अब समेसन एक्स आई मान लो अभी के लिए टी है, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन तुमने लिखा गामा एन कॉमा थीटा। तो अगर इस टी का पीडीएफ लिखूंगा ना, तो तुम्हें ध्यान रखना यहाँ थीटा न्यूमरेटर में है, तो यहाँ भी थीटा न्यूमरेटर में ही होगा, थीटा की पावर एन गामा एन टी की पावर एन माइनस 1 ई की पावर माइनस थीटा एन, सॉरी माइनस थीटा एक्स, या टी लिख रहा हूं तो टी थीटा टी, ये बड़ा पीडीएफ है। अब इस वाले पीडीएफ में तुम सोचो, इस वाले पीडीएफ के टर्म में तुम्हें थ्योरम याद होगा, कांस्टेंट मल्टीप्लाई करने से क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अगर मैं 2t का पीडीएफ निकालूंगा ना, है ना, 2 टाइम्स t का पीडीएफ निकालूंगा, तो w इज 2 टाइम t आ जाएगा w/2, w θ/2 हो जाएगा। तो ये होगा गामा n कॉमा 1/2। तो इस वाले पीडीएफ में जब तुम, है ना, जैसे मैं क्या कर रहा हूं, मैंने कहा कि t है गामा n थीटा, जब t है गामा n थीटा तो k टाइम t होगा, k टाइम t का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा गामा n कॉमा k θ/k होगा, यहां आएगा θ/k। इस वाले पीडीएफ के लिए दूसरा पीडीएफ लिखूंगा तो उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, तुम्हें ये समझना है कि पीडीएफ के अकॉर्डिंग ये डिसाइड होता है। चलो अभी आगे बढ़ता हूं। सो ये आ गया यहां से, और यही जो गामा है ना, तो इसको लिख सकते हैं 2n/2 1/2, और इस वाले पीडीएफ के अकॉर्डिंग गामा n/2 1/2 इज काई स्क्वायर n। तो ये जो लिखा हुआ है ना, ये काई स्क्वायर 2n है। तो यहां से ये समझ आया कि 2 टाइम समेसन एक्स आई इज काई स्क्वायर 2n, ठीक है। तो यहां से आ गया अल्फा इज प्रोबेबिलिटी 2x बार कर देंगे लेस देन इक्वल टू 2c1 आ जाएगा जब थीटा 1 है। अब ये 2x बार का डिस्ट्रीब्यूशन है एक्स बार क्यों लिख रहा था मैं, समेसन एक्स आई ना, कोई बात नहीं, एक्स बार के टर्म में वो तो ओके है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम समेसन एक्स आई यूज कर रहे हैं तो हम समेसन एक्स आई यहाँ लिखेंगे, वरना एक्स बार का डिस्ट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा फिर मुझे। तो हम लोग समेसन एक्स आई के टर्म में वहाँ लिखे थे ना, समेसन एक्स आई लेस देन इक्वल टू C1, तो ये यूज़ कर लो। तो यहाँ से क्योंकि वहाँ समेसन एक्स आई का डिस्ट्रीब्यूशन निकाला है ना, तो लेस देन इक्वल टू 2C1। अब समझो काई स्क्वायर 2n इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। अब लेस देन इक्वल टू क्या लोगे, अब ये थीटा का काम हो चुका है, थीटा 1 रख दिया तो ये अल्फा आ जाए। तुम खुद सोचो, नोटेशन याद करो। तो ये जो 2C1 के जगह पे ऐसा क्या कांस्टेंट रखेंगे सो दैट ये अल्फा आ जाए, नोटेशन। सो व्हाट इज दैट नंबर, यहां बस ये सोचना है कि ये काई स्क्वायर 2n कॉमा अल्फा होगा या 1 माइनस अल्फा होगा, तुम्हें बस ये डिसाइड करना है, यहाँ अल्फा लिखूंगा या 1 माइनस अल्फा लिखूंगा। 1 माइनस अल्फा। तो हमें देखना है कि लेस देन इक्वल टू, है ना। तो अगर मैं 1 माइनस अल्फा लिखूंगा तो उस पॉइंट के आगे की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस अल्फा है, तो पीछे की प्रोबेबिलिटी अल्फा है, हमें लेस देन इक्वल टू लगा हुआ है तो उससे लेस देन प्रोबेबिलिटी अल्फा होगी, ठीक है। तो ये सही है, काई स्क्वायर 2n कॉमा
1 माइनस अल्फा। अब यहाँ इन दोनों को कंपेयर कर लो, ये मैंने यूज कर लिया, इसको तुम हटा सकते हो, थीटा इज इक्वल टू 1 यूज हो गया तो वो हटा दो, ऐसा समझो अभी। तो ये 2c1 की वैल्यू कितनी आ गई, काई स्क्वायर 2n 1 माइनस अल्फा, जो 2c1 है उसकी वैल्यू। तो यहाँ से 2c1 की जो वैल्यू आई है ना, ये जो 2 टाइम्स c1 है ये काई स्क्वायर 2n 1 माइनस अल्फा है। तो यहाँ c1 की जो वैल्यू आ गई 1/2 काई स्क्वायर 2n 1 माइनस अल्फा। और ये वही नंबर है जो क्वेश्चन में गिवन है, बस उसको मैं वेरीफाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन में यही चीज़ गिवन है, देखो। तो यहाँ पे तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं थी, बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ। देखो यहाँ ये लिखा है हाफ काई स्क्वायर 2n 1 माइनस अल्फा, तो इन्होंने बगल में लिखा है, अपना नोटेशन वैसा यूज़ किया है, तो ये वही चीज़ है। तो यहाँ मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि ये जो c1 है ना, अगर साइज अल्फा यूज करते तो यही c1 तुम्हारा बनेगा 1/2 काई स्क्वायर 2n 1 माइनस अल्फा। तो ये हमारा नोटेशन के हिसाब से आ गया। सेम चीज़ यहाँ रिपीट करोगे तुम तो वैसा कुछ आ जाएगा। एनीवे अब हम सीधा सीधा पॉइंट पे आते हैं। तो अभी बस मैं जस्टिफाई कर रहा था, लेकिन ये इसने मोर देन कर दिया है तो इसलिए गलत है, ये अपोजिट कर दिया है ना, ये चीज़ है। C2 निकाल पाओगे तुम लोग? तो पूछना क्या चाह रहा है, देखो अब क्या पूछना चाह रहा है ये बोलता हूँ। तो कह रहा है कि जो क्रिटिकल रीजन R है ना, द क्रिटिकल रीजन R इज द मोस्ट पावरफुल टेस्ट ऑफ साइज अल्फा ऑफ दिस, मोस्ट पावरफुल टेस्ट ऑफ साइज 1 माइनस अल्फा फॉर टेस्टिंग दिस, मोस्ट पावरफुल टेस्ट ऑफ साइज बीटा ऑफ टेस्टिंग दिस, एंड मोस्ट पावरफुल टेस्ट ऑफ साइज दिस इज लेस देन दिस। सर साइज पूछा है तो ये सी का तो कोई यहाँ पे मतलब ही नहीं था, इससे भी आ जाता वो। कैसे? इसका थीटा थीटा बराबर 2 पे वो h0 2 पे साइज निकालेंगे तो 1 माइनस बीटा ही आएगा फर्स्ट वाले का, जो कि सही होगा। कैसे आएगा 1 माइनस, वही तो पूछ रहा हूँ। सेम ही होगा ना, इसका साइज सेकंड वाले का न्यू जो बना है उसका साइज और फर्स्ट वाले का 1 माइनस पावर। हाँ तो कैसे होगा, क्वेश्चन ये है कैसे होगा? फॉर्मूले से होगा 1 माइनस इसका साइज इज इक्वल टू, यहाँ पे रीजन ग्रेटर देन है तो 1 माइनस लेस देन हो जाएगा, जो कि उसका पावर है तो 1 माइनस बीटा। तुम क्या बोलना, ये किसका क्रिटिकल रीजन है, क्वेश्चन ये किसका क्रिटिकल रीजन है? न्यू वाले का, एच स्टार वाला का। हाँ जो स्टार वाले का ना। तो अब उसमें तुम्हें इसका साइज निकालेंगे तो ये साइज इसमें थीटा बराबर 2 दिया हुआ है तो 2 पे, और उसका बीटा भी है सर, उसका पावर भी है 2 पे, तो 1 माइनस बीटा जो कि पावर दिया हुआ है। अरे तो उसके लिए सबको ये थ्योरम पता होना चाहिए, वही तो पूछ रहा हूँ। तो कहाँ से होगा थ्योरम, उसके लिए पता होना चाहिए, तो उसके लिए थ्योरम पता हो ना, ये चीज़ें हैं। सो क्या थ्योरम होता है? सो यहाँ पे सिंपल तुम प्रूव कर सकते हो कि ये हमारा टेस्ट है और दूसरा टेस्ट हमारा था। तो मान लो इसका साइज अभी जो है वो है आपके पास है ना, मान लो ये साइज जो है ना, तो इसका साइज है अल्फा और इसका पावर है बीटा। और दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है h0 स्टार, उसमें क्या है थीटा 2 है और h1 स्टार वहां क्या है, इस वाले में थीटा हमारे पास 1 है। ओके, अब इसका अगर मान लो एग्जांपल के लिए साइज है अभी के लिए मान लिया अल्फा स्टार और इसका पावर है बीटा स्टार। तो नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या रिलेशन होगा इसमें। तो इसको हम प्रूव कर सकते हैं हम लोग थ्योरम से, है ना, इसको सिंपली प्रूव किया जा सकता है। सो ये थ्योरम कहता है एक्चुअली कि इनमें रिलेशन क्या है। अभी क्वेश्चन को पूछ रहा हूं मैं कि व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा बीटा अल्फा स्टार एंड बीटा स्टार। अभी ये क्वेश्चन है कि ये जो अल्फा बीटा है और अल्फा स्टार बीटा स्टार में क्या रिलेशन है। तो ये इजिली प्रूव किया जा सकता है, प्रूव करेंगे तो आएगा तो कैसे प्रूव करोगे। तो यहाँ पे प्रूव अगर करना चाहो देन ये थ्योरम से हम लोग प्रूव कर पाएंगे कि ये जो अल्फा स्टार है ये 1 माइनस बीटा होगा एंड जो बीटा स्टार है वो 1 माइनस अल्फा होगा। जैसे एक मैं प्रूव कर देता हूं। सो ये सिंपल एक थ्योरम है कि जब
ये इन जनरल सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए, किसी भी क्वेश्चन के लिए, यहाँ पे मान लो थीटा नॉट थीटा 1 है और यहाँ थीटा 1 थीटा नॉट है, तो उसके अकॉर्डिंग आएगा, सेम आएगा। तो जब H0 H1 को इंटरचेंज करोगे तो तुम्हारे पास क्या होगा, जो न्यू टेस्ट है उसका साइज 1 माइनस पावर ऑफ ओल्ड टेस्ट हो जाएगा, और न्यू टेस्ट का जो पावर है 1 माइनस साइज ऑफ ओल्ड टेस्ट हो जाएगा ना। तो ये थ्योरम यूज कर सकते हैं और इसका प्रूफ भी लिख सकते हो, सिंपल है। जैसे अल्फा स्टार का अगर मैं डेफिनेशन लिखूं अभी के लिए, तो ये होगा प्रोबेबिलिटी रिजेक्टिंग H0, जैसे x बार या समेसन एक्स आई था, एक्स आई लिख लो, समेसन एक्स आई मान लो जैसे, है ना। रिजेक्टिंग H0 में क्या था, इसका रिजेक्टिंग H0 क्या आया था, मोर देन इक्वल टू ना, तो मोर देन इक्वल टू सम सी बोल दो, व्हेन H0 इज ट्रू। तो यहां से मिलेगा हमें H0 इज ट्रू, तो H0 स्टार वाले का H0, तो स्टार वाले का H0 है थीटा इज इक्वल टू, नहीं स्टार वाले का H0 थीटा इज इक्वल टू ना। अब इसको ठीक से लिखो, तो ये एक्चुअली अगर 1 माइनस कर देंगे तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी समेसन एक्स आई, ये आ जाएगा लेस देन इक्वल टू सी, या हटा सकते, इक्वलिटी से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, व्हेन थीटा इज 2। अब ये देखो ये क्या है, व्हाट इज दिस नंबर, सो दिस नंबर इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, ये हो गया रिजेक्टिंग H0 व्हेन H1 इज ट्रू। चेक करो, और यहां जो अल्फा स्टार मैंने स्टार्ट किया था ना, अल्फा स्टार क्या था इसका, जो यहां अगर मैं एक बार फिर से डेफिनेशन लिख दूं, जो अल्फा स्टार मैंने स्टार्ट कहां से किया, तो ये प्रूफ लिख रहा हूं मैं, तो अल्फा स्टार वाज रिजेक्टिंग H0 स्टार व्हेन H0 स्टार इज ट्रू, यही है डेफिनेशन साइज ऑफ द स्टार टेस्ट, ये हो गया। अब वही मैंने पुट कर दिया कि इसको रिजेक्ट कब करेंगे, तो हमारे पास क्रिटिकल रीजन पहले से निकाला हुआ है वहां पे देखो, सो वो यूज कर लेंगे। तो भी सी लिखा मैंने, कॉमन सी लिखा है, वो करस्पॉन्डिंग सी खुद ही मिल जाएगा, तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं है, वो करस्पॉन्डिंग हम खुद फाइंड कर पाएंगे। तो अगर फाइंड करोगे उसके करस्पॉन्डिंग हमें सी मिल जाएगा। तो ये एक्चुअली है मोर देन इक्वल टू, यहाँ 1 माइनस किया कॉम्प्लीमेंट, लेस देन इक्वल टू, ये रिजेक्टिंग H0 व्हेन H1 इज ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा है, जस्ट यहाँ पे मैं आपको वेरीफाई करके दिखा रहा था कि ये जो C1 है ना वो कैसे निकला है, ये जो इन लोगों ने ये कैसे दिया, इनको कैसे पता चला कि वो C1 ये होगा। तो उसके लिए हम लोगों ने आपको, है ना, बाकी क्वेश्चन में भी आप यूज कर सकते हो कि जब कांस्टेंट C निकालना होता है ये अप्रोच होता है। सो दिस वाज अप्रोच टू फाइंड C1, है ना, कांस्टेंट कैसे निकलता है, तो वो बताया कि हमने साइज का डेफिनेशन यूज करके यू कैन फाइंड C1, जैसे बाकी क्वेश्चन में भी करते थे हम लोग। तो ये वो तरीका था, इसकी यहाँ पे ना जरूरत नहीं है, लेकिन जस्ट फाइंड करने के लिए उन्होंने कैसे फाइंड किया होगा तो वो बताया, बाकी ये इससे सॉल्व हो जाएगा। तो ये थ्योरम अगर यूज कर लोगे तो इजीली काम हो जाएगा आपका, तो आपको प्रूव नहीं करना पड़ेगा फिर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते, देख लो भाई जिनका है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 23। 25 क्या कह रहा है, अरे 25 में कुछ नहीं है भाई, गिवन वाला कंडीशन इग्नोर करो, ये जो गिवन E4 है ना ये सब में इग्नोर करो, तो सिंपल तो है, इसमें कहाँ डाउट है। ये बिल्कुल ट्राई नहीं करते तुम लोग, तुम्हें इसमें लग रहा होगा गिवन का क्या चक्कर है, गिवन का कोई इसमें जरूरत नहीं है, इसमें गिवन की कोई रोल ही नहीं है, गिवन वाले का E4 का कोई रोल नहीं है, वो तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो उसको इग्नोर करके चलो, क्योंकि यहाँ पूछा भी है, यहाँ पे सेम ही चीज़ है, इसमें कोई रोल ही नहीं है इसका, लेकिन वही तुम लोगों को नहीं पता होगा। सिंपल कहने का मतलब ये है कि हम लोग जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अगर मुझसे पूछता है कि A यूनियन B गिवन C, तो सब में गिवन C लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। A गिवन C प्लस B गिवन C माइनस A इंटरसेक्शन B गिवन C, ये आ जाएगा। तो जैसे ये इससे बन रहा है ना, तो वैसे तुम्हें पता होगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 यूनियन E3। ये फॉर्मूला आता है भाई, किसका डाउट है ये, देखो ये फॉर्मूला पता है, यस सर, इसका फॉर्मूला यूज करो, सब पता है तुम्हें। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यहां से पता है, प्रोबेबिलिटी सब में E4 गिवन है ना, तो E4 की कोई जरूरत ही नहीं, इस क्वेश्चन में अलग से E4 को एंटरटेन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तो ये गिवन वाला समझ में नहीं आ रहा था। तो गिवन वाले का कोई रोल नहीं है इस क्वेश्चन में, समझ लो। क्योंकि अब सिंपल लिखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 दे रखा है 2/3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन है 2/3, क्योंकि यहां भी गिवन है तो यहां भी गिवन आता रहेगा,
तो उसको तुम इग्नोर करके चलो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, क्योंकि उसका कोई रोल नहीं है। रोल होता तो हम उसको यूज करते, क्योंकि यहाँ भी इफ और गिवन है, तो कहने का मतलब जैसे ये फॉर्मूला लिख रहा हूं, तो जैसे ये फॉर्मूला होता है उसी के पैरेलल ये फॉर्मूला होता है। तो जैसे तुम्हारा इसका फॉर्मूला पता है तुम्हें, तो इसी के पैरेलल इसका फॉर्मूला लिख लो, सिंपल हो गया, तो उससे आ जाएगा। कर पाओगे? यस सर। हाँ, इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, करके देखो, नहीं तो फिर पूछो। नेक्स्ट जो है, तो 20 to 30 में और कोई क्वेश्चन है किसी का बाकी है ना? 30 तक हो गया ना? सो 30 में आगे जाएंगे। 30 में क्वेश्चन नंबर है 30 to 40। सो 32 and 40। सो यहां पे है लेट ए बी 3x3 रियल मैट्रिक्स सच दैट ए इज नॉट इक्वल टू I3, है ना? ए इक्वल नहीं है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, एंड सम ऑफ द एलिमेंट इन द ईच रो इज 1। तो ये एक थ्योरम है ना? ये अगेन एक थ्योरम है कि किसी मैट्रिक्स में ईच रो का सम अगर इक्वल है, मान लो कोई n क्रॉस n की मैट्रिक्स है और सम ऑफ ईच रो इज 1, मीन्स 1 इज द आइगन वैल्यू, या ऐसा बोलता सम ऑफ ईच रो इज अ नंबर लैम्डा। ईच रो को ऐड करोगे नंबर लैम्डा आता है, तो ये गारंटी है कि लैम्डा एक आइगन वैल्यू, ये थ्योरम है, ठीक है ना? तो या सम ऑफ ईच कॉलम, जितने भी कॉलम्स हैं ईच कॉलम का सम फिक्स नंबर है, इक्वल नंबर है, तो इसका मतलब है कि वो नंबर उसकी आइगन वैल्यू होगी ही, ठीक है? तो इस तरीके से यहां से ये समझ आता है कि ए के पास एक आइगन वैल्यू 1 है ना? इसका मतलब है कि लैम्डा इज इक्वल टू 1 एक आइगन वैल्यू है मैट्रिक्स ए की। तो पूछ रहा है मुझे तो फॉलोइंग इज आर नेसेसरी, बताओ अगर ए की आइगन वैल्यू लैम्डा ए की आइगन वैल्यू है, सो तो मैं क्या बोल रहा हूं, ए की आइगन वैल्यू लैम्डा है, क्या लिखूं, यहां लिखता हूं, चलो ए की आइगन वैल्यू 1 है, सो ए माइनस आई की आइगन वैल्यू कितनी होगी? 0। और 0 अगर ए माइनस आई की आइगन वैल्यू है तो क्या ये इन्वर्टिबल हो सकता है? तो ये आउट हो गया, है ना? अब आप इसको समझिए, a माइनस आई का आइगन वैल्यू 0 है, इसका मतलब a माइनस आई का डिटर्मिनेंट 0 है, यही मतलब है। अब मान लो इसका नाम अभी के लिए b समझो, तो ये मैट्रिक्स है bx इज इक्वल टू 0, bx इज इक्वल टू 0 है। अब मुझे ये बताओ, इस इक्वेशन के पास एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स हैं, मतलब इस एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन हैं, तो ये होमोजीनियस सिस्टम में एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन होने का मतलब इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन, या तो इक्वेशन में नो सॉल्यूशन होगा, या 1 सॉल्यूशन होगा, या इन्फिनिट सॉल्यूशन होगा। इन जनरल होमोजीनियस में, ये होमोजीनियस इक्वेशन है, तो इसमें या तो 1 सॉल्यूशन होगी दैट इज ओनली 0 सॉल्यूशन, या इन्फिनिट सॉल्यूशन होगी। सो ये कहना चाह रहा है कि इस इक्वेशन के पास कम से कम 2 सॉल्यूशन है, मतलब इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन है, क्योंकि 2 का कोई केस ही नहीं है। क्या इस इक्वेशन में इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा? और हमें पहले से पता है कि डिटर्मिनेंट b 0 है, सो डिटर्मिनेंट b अगर 0 है तो इस इक्वेशन के पास कितने सॉल्यूशन होंगे? इन्फिनिटली मेनी, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट b का नॉन जीरो होता तो यूनिक सॉल्यूशन आता, ओनली 0 सॉल्यूशन, और अगर डिटर्मिनेंट b का 0 है इसका मतलब इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। आगे, द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ p लैम्डा ऑफ, मतलब ऑफ दिस मैट्रिक्स हैज दिस एज अ फैक्टर। तो सिंपल तुम्हें समझना है कि ये जो मैट्रिक्स इन्होंने मेंशन किया है, व्हाट इज दैट मैट्रिक्स? a प्लस 2a स्क्वायर प्लस a क्यूब, इसकी आइगन वैल्यू क्या होगी? तो 1 प्लस 2 प्लस 1 4। अभी इसका नाम मैट्रिक्स कुछ रख दो, मान लो मैट्रिक्स है, इसने बोला है ना, तो अभी बी तो ले चुका हूं मैं, इसका नाम कुछ मान लो सी मैट्रिक्स रख दिया मैंने। तो ये मैट्रिक्स सी के पास 4 एक आइगन वैल्यू है, तो ऑब्वियसली आइगन वैल्यू इज द कैरेक्टरिस्टिक रूट,
तो लैम्डा इज इक्वल टू 4 ऑब्वियसली एक सॉल्यूशन होगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में, तो इसका मतलब लैम्डा -4 एक फैक्टर आएगा, तभी तो लैम्डा इज इक्वल टू 4 आएगा। तो ये कह रहा है कि लैम्डा -4 एज अ फैक्टर होगा। यस, क्यों? क्योंकि इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू 4 है, तो लैम्डा -4 फैक्टर आएगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू 4, लैम्डा -4 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू 4 आ जाएगी। सो इसका मतलब ये हो गया कि ट्रू है। ए कैन नॉट बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब कोई ऐसा मैट्रिक्स बनाओ जो ऑर्थोगोनल हो, तो काउंटर एग्जांपल हो जाएगा। तो आइडेंटिटी तुम ले नहीं सकते, इन्होंने फिक्स कर दिया, तो आइडेंटिटी का परमुटेशन ले लो। आइडेंटिटी का परमुटेशन लोगे, एग्जांपल के लिए मान लो 1 0 0 0 0 1 0 1 0। चेक करो यहाँ A इंटू A ट्रांसपोज I आता है कि नहीं आता है, चेक करके बताओ। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, जैसा इसने कहा कि आइडेंटिटी नहीं लेना है, तो हमने आइडेंटिटी नहीं लिया है। तो अब चेक करो A इंटू A ट्रांसपोज I होगा या नहीं होगा। होगा जी? यस सर, हो रहा है। ठीक है ना? तो इसका मतलब डी ऑप्शन गलत हो गया। ओके जी, तो कह रहा है कैन नॉट बी। तो मुझे एक एग्जांपल मिल गया जिसके ईच रो का सम 1 है, जो उसने कहा था यहां पे कि ईच रो का सम 1 होना चाहिए। तो ईच रो के एलिमेंट का सम 1 है और जो कि ऑर्थोगोनल भी है, तो ये कह रहा है ऑर्थोगोनल नहीं हो सकता, तो गलत कह रहा है। चलिए, तो 32, अच्छा ऑप्शन डी, ठीक है, ओके। सो 40 नंबर पे आते हैं। सो 40 क्वेश्चन क्या है? सर इसका ए भी हो गया था, ऑप्शन सी डी कैसे करें? हाँ जी, हाँ जी, पेशेंस रखो, अब शुरू किए तो कंप्लीट करेंगे। तो ठीक है, हमारे पास ये एक पीडीएफ है, रैंडम सैंपल फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन विथ पीडीएफ दिस। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। तो सीआरएल भी आप लोगों को निकालना आता ही है, थीटा क्यूब का सीआरएल भी पूछ रहा है ना। तो मान लो अगर यहाँ साई थीटा मैं बोल दूं थीटा क्यूब को, तो आप लोग जानते हैं CRLB ऑफ साई थीटा का फॉर्मूला। सो है ना, सो दिस फॉर्मूला इज साई डैश थीटा, मतलब थीटा का डिफरेंशिएट करो, इस पूरे का स्क्वायर अपॉन आई थीटा, है ना। सो आई थीटा इज कॉल्ड फिशर इंफॉर्मेशन, जिसका फॉर्मूला होता है सो वेयर आई थीटा इज माइनस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ, अगर सिंगल पैरामीटर है तो डबल डेरिवेटिव ऑफ लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन, है ना। तो ये फॉर्मूला था कि लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन का डबल डेरिवेटिव कर दो, तो इस तरह से। तो ये तो फर्स्ट 2 ऑप्शन के लिए ये हो जाएगा, और जो 4th ऑप्शन है उसके लिए 3rd 4th सिमिलर ही है ना, फर्स्ट 2 सिमिलर है, इसमें एक करेक्ट होगा CRLB फॉर दिस, CRLB सेम ही है ना, थीटा क्यूब के लिए पूछ रहा है, तो या तो ये आएगा ये आएगा, है ना, ईज आ रहा है, कोई एक आएगा। ऑप्शन ए आया उससे। ओके, सो अब यहां पे कह रहा है देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ 1/थीटा विच अटेन्स क्रैमर राव लोअर बाउंड। दूसरा कह रहा है देयर एग्जिस्ट एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ 1/थीटा
विच अटेन्स क्रैमर राव लोअर बाउंड, ठीक है ना। तो इसके लिए विकेर-वैद्य में एक थ्योरम है, सो पेज नंबर 376 पे बॉटम में एक कोरोलरी लिखा हुआ है, वो यूज करते हैं। तो वो ये कहता है लेट x1 x2 xn भी है ना। तो यहां पे बोल रहा है कि मान लो ऐसा है कि x1 x2 xn एक रैंडम सैंपल है, मान लो जिसका CDF f थीटा है या PDF या PMF f थीटा है ना। समझो PMF या PDF है ना, डेंसिटी फंक्शन f थीटा है, या डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी फंक्शन f थीटा है, चाहे वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हो या प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हो। PMF या PDF मान लो f थीटा है। एंड कह रहा है कि बाकी वही है कि जिसका सपोर्ट फ्री है पैरामीटर से, है ना, जिसमें इन विच सपोर्ट इज फ्री फ्रॉम पैरामीटर, यहां भी सपोर्ट फ्री है पैरामीटर से, इन विच सपोर्ट इज फ्री फ्रॉम पैरामीटर। तो ये कहता है कि देन देयर एग्जिस्ट एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ मान लो जी थीटा, है ना, या साई थीटा ले लो, साई थीटा यहां पे 1/थीटा होगा, या जी थीटा मान लो, तो जी थीटा यहां पे 1/थीटा है। तो देयर एग्जिस्ट एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ जी थीटा सच दैट वेरिएंस ऑफ टी, सो अनबायस्ड एस्टिमेटर का नाम टी रख दो यहां पे, टी ऑफ जी थीटा, अनबायस्ड एस्टिमेटर टी ऑफ जी थीटा such that variance of t is equal to CR LB of g थीटा। मतलब जी थीटा का जो क्रैमर और लोअर बाउंड आएगा वो अनबायस्ड एस्टिमेटर टी के वेरिएंस के इक्वल हो जाएगा। यही पूछ रहा है यहाँ पे कि देयर एग्जिस्ट, जैसे अटेन क्रैमर और लोअर बाउंड। तो अटेन का मतलब होता है कि एक एस्टिमेटर है जिसका वेरिएंस CR LB के इक्वल है, ये अटेन का मतलब है। इफ एंड ओनली इफ, ये बोथ वे थ्योरम है, इफ एंड ओनली इफ, so variance of t is CR LB of g theta if and only if, कह रहा है कि t of x, x तो यहाँ वेक्टर है, मतलब x1 x2 xn रैंडम सैंपल है, tx is equal to साई थीटा प्लस, साई थीटा को मैंने यहाँ जी थीटा लिखा है, बुक में साई थीटा लिख रखा है, तो मैंने इसको जी थीटा वहां पे लिखा है ना। सो जी थीटा प्लस के थीटा इंटू पार्शियल डेरिवेटिव, अगर मोर देन वन पैरामीटर है तो पार्शियल डेरिवेटिव विद पैरामीटर किसका, लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन। सो लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन का जो फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव होगा फॉर सम के थीटा, मतलब सम का मतलब है देयर एग्जिस्ट, तो एक ऐसा के थीटा मिलेगा ताकि टी एक्स जो है हमारे पास एस्टिमेटर हो जाए। अब तुम लोग खुद ही वेरीफाई करो कि क्या ऐसा कोई TX मिलेगा, और यही T एक्चुअली अनबायस्ड एस्टिमेटर होगा जिसका वेरिएंस CRLB के इक्वल आएगा। तो T एक्चुअली इसके इक्वल है, T तो एस्टिमेटर है ना, ये है। तो बताओ जी थीटा हमारा 1/थीटा है यहाँ पे, तो इस थ्योरम को अप्लाई करते हैं। तो CD ऑप्शन के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं, तो खुद ही एक C या तो सही होगा है ना, कोई एक CD में से एक सही एक गलत होगा। तो ये बोल रहा है T इज इक्वल टू, इसी को यूज कर रहा हूं, जी थीटा हमारे CD ऑप्शन में 1/थीटा है, के थीटा हमें चूज करना है ताकि ये एस्टिमेटर बन जाए। अगर ऐसा कोई के थीटा नहीं मिल पाएगा तो फिर देयर डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहां से आ जाएगा के थीटा। बताओ लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन का डेरिवेटिव कितना आता है, वो तो यहां भी निकाला होगा,
इसमें निकाला होगा ना लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन। फर्स्ट डेरिवेटिव आया था उसका 1/θ प्लस ln x। ln x क्यों आएगा, समेशन वमेशन नहीं आएगा, लाइक्लीहुड फंक्शन पीडीएफ नहीं, आई थिंक आएगा n बाई थीटा समेशन ln x आई, ठीक है ये आएगा, हाँ n बाई थीटा प्लस समेशन ln x आई ये आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करो जरा, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1 बाई, अब सोचो के थीटा को ऐसा क्या रखोगे, के थीटा थीटा का फंक्शन हो सकता है, के में कहीं x नहीं आना चाहिए, के थीटा इज अ फंक्शन सो दैट कैन बी फंक्शन ऑफ ओनली थीटा और कांस्टेंट, है ना, तो कांस्टेंट फंक्शन भी ले सकते हैं हम लोग। तो के को ऐसा क्या पुट, लेकिन नॉन जीरो होना चाहिए ना, के को ऐसा क्या पुट करोगे, मतलब कोई भी ऐसा पुट करो, अच्छा ऐसे भी अगर जीरो पुट कर दोगे तो 1 बाई थीटा, टी एस्टिमेटर है, तो एस्टिमेटर इज अ फंक्शन ऑफ रैंडम सैंपल विच डज नॉट कंटेन एनी अननोन पैरामीटर, तो टी ऐसा होना चाहिए उसमें कोई पैरामीटर नहीं आने चाहिए। तो बताओ यहां से क्या आंसर आएगा, -1/n रख दो, है ना। सो इफ यू चूज के थीटा एज -1/n तो देखो क्या होगा, तो रख दो -1/n, पुट करो इसको, तो यहां से आ जाएगा ये, है ना, -1/θ और -1/n समेशन लॉग एक्स आई फ्रॉम 1 to n, ये कैंसिल, तो t यहां से मिल गया -1/n समेशन लॉग एक्स आई फ्रॉम 1 to n। अब तुम चेक करो कि t एक अनबायस्ड एस्टिमेटर होगा, तो यहां से तुम चेक कर सकते हो कि एक्सपेक्टेशन ऑफ t तुम्हारा 1/θ आएगा एंड वेरिएंस ऑफ t निकालोगे तो CR/LB ऑफ 1/θ के इक्वल आएगा एज पर थ्योरम या अकॉर्डिंग टू थ्योरम। So answer is yes, there exists. And what is that estimator? So this is the estimator that will attain Cramer-Rao lower bound, which is unbiased estimator. तो एक unbiased estimator मुझे मिलेगा जो कि Cramer-Rao lower bound को attain करेगी। So there exist. तो C गलत हो गया। And what is that? This is the estimator. तो ये थ्योरम तुम्हें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये दिस वाज क्वेश्चन नंबर 40 और 30 से 40 में किसी का क्वेश्चन बचा है? 32 हो गया भाई, 32 तो हो गया था ना, 32 53। तो अरे भाई ज्ञानी, तुम्हें अभी तो बताया मैंने पेज, मतलब हद है, तुम्हें सब कुछ मैं पर्सनली भेजूं, बोला तो है, लिख लो। पेज नंबर 376 बुक है वीके रोहतगी एंड AKMD सलाह, उसमें प्रूफ भी है इसका। पेज नंबर 376 उस पे बॉटम में कोरोलरी है जो लिखा है, ये जो थ्योरम लिखा है, अभी तो बताया मैंने, ये थ्योरम बुक से लिख के दिखाया मैंने। पेज नंबर 376 बुक का नाम है इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स वीके रोहतगी AKMD सलाह, जो क्लास में 50 बार बोल चुका हूं पूरे कोर्स में इसका नाम। और इसमें कोरोलरी है, इसका प्रूफ भी नीचे है, देखो ढंग से और उसको समझो, समझना चाहो तो। हर चीज का प्रूफ बुक में है, तो तुम्हें बुक ढंग से एक्सप्लोर करना है, ठीक है ना। और क्वेश्चन है भाई 30 से 40 में किसी का? ये 37 में क्या डाउट है भाई? सो इसका प्रूफ ठीक है ना। सो 37 में नीचे नीचे अरे इसका तुम भाई सोम तुम इसका बोल रहे थे, ये कोई जरूरी थोड़ी एक कैन नॉट बी, एक एग्जाम्पल मिल गया तो वो काउंटर एग्जाम्पल है। अब फॉल्स स्टेटमेंट को भी प्रूव करोगे क्या तुम? ChatGPT ने लिखा है इसलिए आपसे कंफर्म किया बस। मुझे ये बताओ, फॉल्स स्टेटमेंट को भी प्रूव करोगे तुम? नहीं सर, ChatGPT ने पहले प्रूव
ट्रू बताया था, इसलिए आपसे एक बार कंफर्म कर लिया। ये ऑप्शन जब फॉल्स है तो इसका प्रूफ कहां से आएगा? फॉल्स में काउंटर एग्जाम्पल होता है। ये तो क्लास में कराया भाई, कहाँ रहते हो तुम ऐसे ही। वही तो कह रहा हूँ, एक ही क्वेश्चन 50 बार पूछोगे पूरा कोर्स में, ये नहीं वापस जाके देख ले, जब क्लास में कराया हो रिकॉर्डिंग देख ले, नोट्स बना ले अपना, उसमें देख ले। ये पूरे कोर्स में नहीं कराया, जब मैंने हाइपर ज्योमेट्रिक पढ़ाया होगा तब भी कराया होगा क्लास में। वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं फिर करा दूंगा तब भी नहीं आएगा तुम्हें, जब तक खुद से एफर्ट्स नहीं करोगे। क्योंकि 2 महीने बाद फिर से वही हाल होना है जो अभी तुम्हारा हाल है। 2 महीने पहले ये कराए होंगे, अभी नहीं आ रहा है, 2 महीने बाद तब भी नहीं आएगा, ये चीज़ है। तो उसके लिए रेगुलर रिवीजन चाहिए जो तुम पहले किए नहीं हो। ये कह रहा है सैंपल ऑफ साइज n इज ड्रॉन रैंडमली, है ना, फ्रॉम एन अर्न कंटेनिंग 5n स्क्वायर बॉल्स ऑफ विच 2n स्क्वायर। जो क्लास में कराया गया उसको ढंग से रिवाइज करो। मैं कितनी बार बोला होगा क्लास में, सिलेबस और PYQ को रिपीटेडली रिवाइज करो। सिलेबस को 50 बार कर सकते हो, 50 बार रिवाइज करो। सिलेबस में जो कंटेंट है, डेफिनेशन, थ्योरम्स, जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, PYQs, इसको ढंग से जितनी बार रिवाइज कर सकते हो करो। यही सब चीज़, ये पहले भी करा चुका हूँ। स्पेशली नया बच्चा डाउट पूछता है तो मुझे समझ आता है कि ठीक है वो नया है, अभी है ना पढ़ानी है। जो बच्चे एकलव्य वाले बैच के, तब भी करा चुका हूँ ये सब क्वेश्चन, लेकिन अभी भी नहीं आ रहा था भाई, तुम खुद पे काम करो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें सिंपल है, अ सैंपल ऑफ साइज n इज ड्रॉन रैंडमली विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम एन अर्न कंटेनिंग 5n स्क्वायर बॉल्स। ठीक है, तो विदाउट रिप्लेसमेंट ड्रॉ हो रहा है, ठीक है ना, ये ड्रॉ हो रहा है विदाउट रिप्लेसमेंट। एंड एक अर्न है जो कंटेन कर रहा है, मान लो कैपिटल N है जो कि है 2n स्क्वायर, जिसमें से कितने 5n स्क्वायर ना, 5n स्क्वायर, जिसमें 2n स्क्वायर जो है हमारे पास रेड बॉल्स है, तो मान लो ये कैपिटल M है, और बाकी 3n स्क्वायर जो मैं पहले क्लास में जो नोटेशन यूज़ किया हूँ वो यूज़ करता हूँ, n माइनस m 3n स्क्वायर है। अब कह रहा है xn डिनोट द नंबर ऑफ रेड बॉल्स, नंबर ऑफ, है ना, रेड बॉल्स इन द सिलेक्टेड सैंपल। कितने सेलेक्ट किए हमने n बॉल सेलेक्ट किए थे। सो वी आर सैंपल मतलब जस्ट n, है ना, बॉल सेलेक्ट कर रहे हैं आउट ऑफ दैट बॉक्स। तो x इज नंबर ऑफ रेड बॉल्स। तो जैसे हमने ऑलरेडी इसमें इंटरप्रिटेशन लिखाए होंगे कि नंबर ऑफ सक्सेस इन इंटरवल्स बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, या नंबर ऑफ फेलियर बिफोर फर्स्ट सक्सेस ज्योमेट्रिक है, नंबर ऑफ ट्रायल टिल वी गेट फर्स्ट सक्सेस ज्योमेट्रिक है, नंबर ऑफ फेलियर बिफोर आरएच सक्सेस नेगेटिव बाइनोमियल है, नंबर ऑफ ट्रायल्स बिफोर, है ना, या टिल वी गेट आरएच सक्सेस वो नेगेटिव बाइनोमियल है। तो उसी तरीके से एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा जी? हाइपर ज्योमेट्रिक कैपिटल N कैपिटल M स्मॉल n, यही है, जहां पे कैपिटल N 5n स्क्वायर है, कैपिटल M 2n स्क्वायर है, एंड सो ऑन। अब पूछ रहा है कि बताओ भाई, तो यहां पे ध्यान दो, यहां n टेंस टू इन्फिनिटी लगा रखा है। तो ये भी जब मैंने अप्रोक्सीमेशन कराया होगा तब बताया होगा कि जब n वेरी लार्ज हो जाए तो उस, है ना, m और n टेंस टू इन्फिनिटी हो जाए। मान लो m भी वेरी लार्ज है, n भी वेरी लार्ज है, मतलब ये n इज लार्ज एंड m इज लार्ज, ये दोनों अगर लार्ज हो जाता है, सो देन इट अप्रोक्सीमेट्स टू व्हाट? बाइनोमियल। तो क्यों नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तुम फिर? सर यहाँ पे ये प्रॉब्लम था ना, ये जो चूज कर रहा है 5n स्क्वायर में से वो n आ रहा था तो आंसर आ रहा था, और n 2n स्क्वायर से नहीं, वो नहीं आ रहा था समझ। तभी तो नहीं ड्रॉ करते थे हम यहाँ पे, जब क्लास में जो कराए होंगे यही बताया होंगे ना कि 2 टाइप के, टाइप 1 टाइप 2, यहाँ रेड इज टाइप 1, ब्लैक इज टाइप 2, जो भी है, रेड इज टाइप 1 एंड दूसरा क्या कलर है जो भी है ना, ब्लैक इज टाइप 2, ये टाइप 1 है, क्लास में तो कराए हैं ये। सो ये हो जाएगा बाइनोमियल n कॉमा m बाई n फॉर लार्ज n, तो ये xn का डिस्ट्रीब्यूशन ये आ गया। सो xn हैज अ डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल n कॉमा m बाई n। रेगुलर रिवीजन करो ढंग से, जो क्लास में पढ़े हो, है ना, उसको नोट्स बनाओ, सॉल्व करो। सॉरी ये 2/5 ना, सो डायरेक्ट फॉर्मूले से भी हो जाता है ना हाइपर ज्योमेट्री। हाँ उससे भी आ जाएगा, हाइपर ज्योमेट्री का मीन वेरिएंस यूज कर लो तब भी आ जाएगा। तो उससे ट्राई करना पड़ता है, तो घर पे बैठ के 2-4 तरीके लगाओ, नहीं सॉल्व होगा तो सीखने को मिलेगा कि ये तरीका काम नहीं करेगा, ये चीज़ है।
तुम चाहो तो सीधा सीधा हाइपर ज्योमेट्री का फॉर्मूला लगा लो, उसमें लिमिट लगा दो n टेंस तब भी हो जाएगा। अभी यहाँ मैंने यूज़ किया कि जब n लार्ज है ना, फॉर लार्ज n, हालांकि m n दोनों लार्ज होने चाहिए, वहाँ ये था कि m एंड n आर लार्ज, तो जो हाइपर ज्योमेट्रिक है कैपिटल N कैपिटल M स्मॉल n, दिस कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज बाइनोमियल m कॉमा n कॉमा m बाई n, ये है लार्ज के लिए, ठीक है। ओके जी, सो 40 के बाद क्या डाउट है? 40 के बाद कोई है? 40 तो हो गया ना, तो सर 38 है। अरे भाई तुम देख देख के पूछ रहे हो, तुम सॉल्व किए नहीं हो, मुझे पता है। और तुम्हारे ये सारे डाउट एक महीने बाद फिर से यही डाउट्स होगा, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि तुम सॉल्व तो करते नहीं हो। अभी देख देख के तुम पूछ रहे हो, सॉल्व करके आए हो तुम खुद से? यस सर। तो लिखो ना चैट में एक साथ सारे डाउट जो हैं, तुम सॉल्व अगर करके आए हो तो शुरू में ही सारे डाउट लिख दो एक साथ चैट में। अभी पहले मैं 40 पे चला गया, फिर तुम्हें 37 याद आ गया, फिर 38 याद आ गया, अभी 20 भी याद आएगा कुछ देर में। जब क्वेश्चन देख रहे हो तब याद आ रहा है, सिंपल मतलब है तुम सॉल्व करके नहीं आए हो। तुम्हारे पास अगर सॉल्यूशन तुम्हारे नोटबुक है तुम्हारे सामने, तो एक बार लिखो ना सारे डाउट एक साथ, 1 से 60 में जितने डाउट एक साथ लिख दो, उसमें मैं 1 बाई 1 सॉल्व करूंगा। ये क्या है, 40 पे गए, फिर 30 पे गए, फिर 38 पे गए, क्या मतलब है? ये मजे ले रहे हो तुम, और कुछ नहीं है। और मैं फिर से तुम्हें ये रिपीट कर रहा हूं, अगर मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा डजंट मीन कि तुम्हें सब आ गया। तुम नहीं करोगे कुछ नहीं होगा तुम्हारा, और तुम ऐसे देख देख के पूछोगे ये भी बता दो ये बता दो, तो पिछले साल के रिकॉर्डेड लेक्चर में सब सॉल्यूशन है, देखो जाके, ये तो पिछले साल के रिकॉर्डेड में भी अवेलेबल है ना। यहाँ लाइव इसलिए ले रहा हूँ ताकि तुम्हारी एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व हो। अगर जिन लोगों को सिर्फ सॉल्यूशन चाहिए, तो जो अभी फ्री कोर्स में बांट रहा हूँ, तुम देखो बाकी एडवर्टाइजमेंट देख रहे होगे, उसमें ऑलरेडी 2005 से 24 तक का सॉल्यूशन है। जो ₹1 वाला कोर्स अभी ₹1 कर रखा हमने ऐप पे रिकॉर्डेड, वहाँ देखो जाके सारे सॉल्यूशन ऑलरेडी है 2005 से 24 तक के, जो पिछले साल डिस्कशन हुआ था, सारे सॉल्यूशन ऑलमोस्ट वहाँ पे है। तो अगर सिर्फ सॉल्यूशन चाहिए तो जाके ऐप से, है ना, ऐप में जाके तुम्हारे पास भी होगा वो जो रिकॉर्डेड पेड बैच का जो ऐप में कोर्स है, वहाँ जाके PYQ सॉल्यूशन जैम 5 से 24 का देख लो, वहाँ सारे सॉल्यूशन है। अगर सॉल्यूशन ही चाहिए सिर्फ, तो लाइव का मतलब है तुम्हारे एक्चुअल जो प्रॉब्लम है वो तुम पूछ सको। सिर्फ सॉल्यूशन चाहिए तो रिटर्न भी अवेलेबल है ना। उसमें बताओ क्या डाउट है? सर वो एमएलए तो उसका आ गया था, ग्रेट मैक्सिमम होगा आर और एस से, बट ये जॉइंटली सफिशिएंट नहीं आ रहा था, और डी ऑप्शन। जो लोग भी सॉल्व करके आओ, शुरू में जितने डाउट एक साथ पोस्ट करो, नहीं तो फिर मुझे एक सोल्यूशन मंगवाना पड़ेगा सबका। लेकिन उससे थोड़ी होता है, डंडे लेके थोड़ी पढ़ाए जा सकते, बच्चे थोड़ी है कि डंडे लेके पढ़ाएंगे, तुम करो तो करोगे। जिनको खुद लाइफ में अच्छा करना हो खुद मेहनत करेंगे, जिनको नहीं करना हो मजे लेंगे, और क्या, ये चीजें हैं। तो ये बच्चा थोड़ी है कि डंडा लेके पढ़ाना है कि तुम सॉल्व करके भेजो सॉल्यूशन, मैं चेक करूंगा। जो कि रिटर्न सॉल्यूशन में ये सब नहीं लिखा हुआ है, जो भेजा हुआ है रिटर्न उसमें नहीं है ये सब सॉल्यूशन लिखा हुआ वहां पे, जो ग्रुप में भेजे थे 2005 से 24 तक का सॉल्यूशन बुक या PDF, उसमें नहीं है इसका सॉल्यूशन। ये तब भी समझ नहीं आ रहा कि वहां देखना ही नहीं है। तो यहां से क्या आ जाएगा कि थीटा मोर देन ईच XI। तो यहां से अगर मैं इस पार्ट को सॉल्व करूंगा, सो थीटा मोर देन इक्वल टू nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक, एंड यहां से अगर सॉल्व करेंगे सो माइनस थीटा लेस देन ईच XI, तो माइनस थीटा लेस देन फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक। तो इसको हम फिर से अगर लिखें इन दोनों को, तो एक तो है थीटा मोर देन इक्वल टू nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, और यहां से आएगा थीटा मोर देन इक्वल टू माइनस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक। तो यहां से अगर देखेंगे सो थीटा मोर देन इक्वल टू इन दोनों का मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एंड माइनस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक, यही आएगा, दोनों का मैक्सिमम हो जाएगा। ये हो गया। और दूसरा ऑप्शन ये भी है कि ये एक्चुअली यूनिट जो XI है
वो यूनिफॉर्म माइनस थीटा प्लस थीटा है। तो मॉड एक्स आई जो होगा यूनिफॉर्म 0 थीटा है, और यूनिफॉर्म 0 थीटा के लिए एम एल क्या आता है, अगर मान लो मैं इसको वाई नाम दे दूं अभी के लिए, तो वाई आई अगर यूनिफॉर्म 0 थीटा है nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स आता है। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिलता है, लाइक्लीहुड फंक्शन ऑफ थीटा इन वाई निकालते हैं, ठीक है। सो 1/थीटा की पावर n एंड थीटा इज मोर देन ईच वाई आई, तो थीटा मोर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ ईच वाई आई। सो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स वाई एन, तो ये वाई एन है, तो यहाँ से एम एल ई जो वाई के टर्म में आता है, एम एल ई ऑफ थीटा इज वाई एन क्या है, मैक्सिमम ऑफ मॉड एक्स आईज, यही है। और मजे की बात यह है कि ये एक्चुअली जो नंबर ये भी वाई एन ही है। यहां से अगर मैं इसको ब्रेक करूंगा तो क्या होगा, माइनस अंदर शिफ्ट करेंगे ना तो वही मैक्सिमम हो जाएगा। मतलब अगर तुम्हें बताया जाए कि ये जो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक है ना, ये है मिनिमम ऑफ x1 x2 xn माइनस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स हो जाएगा मैक्सिमम ऑफ माइनस x1 माइनस x2 माइनस xn। मतलब जस्ट दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो माइनस से मल्टीप्लाई किया, यहाँ अगर माइनस लगा दूंगा ना तो ये माइनस अंदर जाएगा तो मैक्सिमम कर देगा। तो यहाँ एक्चुअली ये क्या है, मैक्सिमम ऑफ माइनस एक्स आई है, मैक्सिमम ऑफ ईच एक्स आई है। तो इनडायरेक्टली ये जो लिखा हुआ है ना, दिस इज द एम एल ई। तो उसी लॉजिक से मैं इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व किया हूँ अभी, एक वाई आई के टर्म में, तो वाई आई से किया तो डायरेक्टली ये एम एल ई आ गया, एम एल ई आ गया ना, कंप्लीट सफिशिएंट नहीं, ये एम एल ई आ गया। सो एम एल ई क्या पूछ रहा था, एम एल ई पूछा है, एस इज द एम एल ई, एस क्या है मैक्सिमम, तो ये तो नहीं होगा, तो है ना एम एल ई क्या आएगा, ये एम एल ई है एक्चुअली, ठीक है ना, दिस इज एम एल ई। तो एनीवे हमें करना क्या है, हम यहाँ पे कि सफिशिएंट निकालने के लिए क्या करना होता है, हमें फैक्टराइजेशन थ्योरम लगाओ। तो कहने का मतलब ये कि जो वाई एन है दिस इज मैक्सिमम ऑफ एक्स आई मॉड एक्स आई, ये एम एल ई है, लेकिन एम एल ई इसमें एक पार्ट में ही पूछा है यहाँ पे बस, और एम एल ई तो है नहीं कहीं पे। तो यहाँ पे एम एल ई इज दिस, और कंप्लीट सफिशिएंट के लिए क्या होता है, यूनिफॉर्म 0 थीटा में nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक इज कंप्लीट एंड सफिशिएंट, ये थ्योरम है। तो ये जो वाई एन है तो ये कंप्लीट सफिशिएंट है, तो ये कुछ और नहीं, दिस इज सेम एज मैक्सिमम ऑफ मॉड x1 मॉड x2 एंड सो ऑन मॉड xn, ये सेम ही है। तो यहां से कहने का मतलब ये समझ आया आपको कि सो मैक्सिमम ऑफ दिस इज कंप्लीट एंड सफिशिएंट। तो ये कुछ और नहीं, अगर वाई आई मैंने नाम दे दिया ना इसका यूनिफॉर्म 0 थीटा का, तो वाई आई क्या है मॉड एक्स आई, तो ये क्या है, ये एक्चुअली वाई एन ही तो है, ये जो सी ऑप्शन है वाई एन है, nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक, और वाई एन तो कंप्लीट सफिशिएंट होता है, तो ये तो ट्रू ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज ट्रू, क्योंकि वाई आई मैंने यूनिफॉर्म 0 थीटा लिया है। क्यों, क्योंकि वाई को मैंने मॉड एक्स आई नाम दिया है, तो वाई एन का मतलब क्या, मैक्सिमम ऑफ वाई वन वाई टू वाई थ्री वाई फोर एंड सो ऑन, और वाई वन है मॉड एक्स वन मॉड एक्स टू मॉड एक्स थ्री मॉड एक्स एन, तो यही चीज़ तो है, तो ये तो ओके है, कंप्लीट सफिशिएंट है। यही एम एल ई भी है, यही वाला एम एल ई भी था, क्योंकि वो डिक्रीजिंग फंक्शन है तो स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो ये कंप्लीट सफिशिएंट एम एल ई भी है, तो ये ओके है। आर एस जॉइंटली सफिशिएंट है, तो ट्राई करके देखते हैं। तो वैसे तो ये जॉइंटली सफिशिएंट होता, लेकिन अगर तो फैक्टराइजेशन थ्योरम से लगाओगे यहाँ पे, तो फैक्टराइजेशन थ्योरम क्या कहता है, जो लाइक्लीहुड फंक्शन इसका आया है हमारे पास, वो आया है 1/2 थीटा की पावर n इंडिकेटर फंक्शन ओवर थीटा मोर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक एंड माइनस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक, ठीक है। तो ठीक है, तो ये भी ठीक है, पहला वाला भी सही है, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे h ऑफ x इंटू जी ऑफ थीटा t1 कॉमा t2, तो यहाँ हम यूज कर सकते हैं t1 एज मान लो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, t2 एज फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, सो दिस इज सफिशिएंट बाय फैक्टराइजेशन थ्योरम, मतलब t यूज कर लो, t1 t2 वो हो गया, दिस इज t, दिस इज सफिशिएंट बाय फैक्टराइजेशन थ्योरम। ये तो कहता है अगर दो फंक्शन का आ गया तब भी ओके है,
तो जॉइंटली सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है, चेक कर लो एक बारी। तो ये भी ट्रू है। अब यहां बोल रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर अपॉन एस डज नॉट डिपेंड ऑन थीटा। तो यहां पे ईच एक्स आई का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, यहां पे ईच एक्स आई जो है ईच एक्स आई इज यूनिफॉर्म माइनस थीटा कॉमा थीटा। तो यहां पे ईच एक्स आई अपॉन थीटा हैज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म -1 to 1। तो इसका nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स अपॉन थीटा एंड फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स अपॉन थीटा जो भी होगा इसका डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा ऐसे तो पता ही है, मॉड लगा सकते हो, लेकिन ठीक है अभी रहने दो। हमें क्या चाहिए, आर अपॉन एस ना, आर तो यही था। तो हम क्या करते हैं, हैज डिस्ट्रीब्यूशन फ्री ऑफ थीटा। क्यों भाई, क्योंकि इसका एक्चुअल जो सैंपल है उसका डिस्ट्रीब्यूशन थीटा से फ्री है, इसमें थीटा नहीं है ना। तो इसका जो मैक्सिमम लूंगा तो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, इसका मिनिमम लेंगे फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, एंड दिस हैज डिस्ट्रीब्यूशन फ्री ऑफ थीटा। अब इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो क्या होगा, यू डिवाइड बोथ। तो इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें, जो मुझे आर अपॉन एस दे रखा है, सो आर अपॉन एस, आर का एक्चुअल मीनिंग क्या है, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक इन एक्स, एस इज द nth order statistics in y. So first order statistics upon theta, nth order statistics upon theta, theta से multiply divide कर दिया। This has distribution free of theta, this has distribution free of theta, तो ratio will have distribution free of theta. So yes, this has distribution free of theta. तो यहां आ गया A C D, और सी में जो क्वांटिटी यूज है वही एमएलई है, तो है ना, एस दे दिया इसने इसलिए गलत दिया है। पूछो भाई, किसी को कुछ पूछना है इसमें तो, अभी अगर डाउट हो तो। ठीक है भाई, 39 नहीं बताएं, तो कल बताया ही था लास्ट क्लास में उसको। नहीं, ये हो गया था। 40 to 50 में आते हैं। सो जब क्लास में हो तो पहली बात पूरा सॉल्यूशन अपने पास रखो और देख के बताओ क्या डाउट है। आधा अधूरा सॉल्व करके कम से कम आओ, जितना कर सकते हो उतना, जहां नहीं हो रहा है फिर वो पूछो, ये चीजें हैं। सो अगला क्या डाउट है भाई, सीधा 53। सो 53 जो है, कितनी बार पूछोगे भाई, अभी तो कुछ दिन पहले ही बताया था। तुमने डाउट क्लास में पूछा था ना भाई अमन, कुछ दिन पहले नहीं बताया था तुम्हें ये? हाँ फिर दोबारा क्यों पूछे? इसलिए इसको कर लिए थे, सिर्फ y का डिस्ट्रीब्यूशन वो समझ नहीं आ रहा था, नॉर्मल 0 1, क्योंकि लेस देन 0 पे ये तो होता है ना कि -x और x सेम फॉलो करता है नॉर्मल 0 1, पर सर रेंज इसका -∞ से इन्फिनिटी नहीं है ना लेस देन 0 पे। क्यों नहीं है? सिर्फ वही समझ नहीं आ रहा था कि y कैसे फॉलो कर, सॉरी -x1 कैसे फॉलो करेगा ये नॉर्मल 0 1, और वो CDF मेथड भी। मतलब x1 अगर नॉर्मल 0 1 है तो -x1 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? यहाँ x1 का सपोर्ट क्या है? यहाँ तो -∞ से इन्फिनिटी। हाँ, कहाँ डाउट है? अगर y1 में खोलूंगा तो क्या दिक्कत आएगी? ये है, चलो मैं y1 ओपन करता हूं, तो y1 है सिग्नम x1 वहां डिफाइंड है, तो y1 होगा -x1 जब x2 नेगेटिव है,
y1 होगा 0 जब x2 0 है, y1 होगा x1 जब x2 पॉजिटिव है। अब बताओ मुझे कहाँ दिक्कत है? माइनस एक्स, यहीं पे सर। तो हाँ, यहाँ x2 नेगेटिव होने से x1 को क्या इफेक्ट पड़ रहा है? तुम्हें कैसे पता कि माइनस x1 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? हाउ डू यू नो? इसमें कहाँ लिखा है कि माइनस x1 नेगेटिव ही होगा या पॉजिटिव ही होगा? ऐसा कुछ लिखा है? ये तो x2 के बारे में कह रहा है। तो x2 x1 तो इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है। हाँ सर, हो गया। ये ऑलरेडी डाउट क्लास 2-3 बार मैं 2-3 डिफरेंट लोगों को बता चुका हूँ ऑलरेडी। फिर बाकी किसी का है तो मैं सॉल्व कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो इसमें क्या है, ये तो सिंपल एक रिजल्ट है, ये ट्रांसफॉर्मेशन से प्रूव हो जाएगा। y बराबर माइनस एक्स लेंगे, फॉर्मूला लगा के ट्रांसफॉर्मेशन से प्रूव हो जाएगा। लेकिन उसके लिए ट्राई करके देखो, और ट्राई करो जहाँ पे डिफिकल्टी आ रही पूछो कि वहाँ डिफिकल्टी आ रही है ना। तो यहाँ पे मेनली क्या x1 x2 इंडिपेंडेंट नॉर्मल 0 1 है, और ये सिग्नम फंक्शन है। दिस यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो। आप इसको मॉड x अपॉन एक्स व्हेन x इज नॉन जीरो, या u के टर्म में लिखना तो ऐसा लिख लो, मॉड u अपॉन u। सो मॉड u, दिस यू कैन राइट मॉड u अपॉन u व्हेन u इज नॉन जीरो, 0 व्हेन u इज जीरो, है ना। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, जो कि 11th-12th में भी था ये। सो नाउ मेनली क्या है कि ये y1 मैंने लिख दिया, तो मैं y1 का CDF निकालता हूं। देखो, सो y1 का जब CDF निकालेंगे, CDF ऑफ y1 एट y, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन y1 लेस देन इक्वल टू y होगा। सो यहां से आएगा प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ दो केसेस हैं, मान लो ये E1 ये E2। हम लोग बीच वाले केस को इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी 0 है। कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी 0 होती है, तो हम लोग इसको इग्नोर कर सकते हैं। वी कैन इग्नोर दिस कंडीशन। तो मतलब इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। मेनली दो केस है, ये E1 इवेंट मान लो, ये E2 इवेंट मान लो। तो हम इसको लिख सकते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम यूज करके, दिस व्हेन x2 इज नेगेटिव और y1 लेस देन इक्वल टू y व्हेन x2 इज पॉजिटिव। ये हमने टोटल प्रोबेबिलिटी यूज किया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी समेशन A इंटरसेक्शन EI, I फ्रॉम 1 to n समेशन में। तो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, ये E1 E2 जो है पार्टीशन है सैंपल स्पेस का, क्योंकि है ना E1 या तो x2 लेस देन 0 होगा या मोर देन 0 होगा। E1 प्लस E2 की प्रोबेबिलिटी 1 होनी चाहिए, वो तो है यहाँ पे। सो अब क्या है, अब इसको हम आगे सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखो जब x2 नेगेटिव है, इंटरसेक्शन लेना है, तो जब x2 नेगेटिव है तो y1 को माइनस x1 रखना है। तो यहाँ से हम रखेंगे प्रोबेबिलिटी y1 को माइनस x1 लेस देन इक्वल टू y इंटरसेक्शन x2 इज नेगेटिव, प्लस प्रोबेबिलिटी x2 पॉजिटिव है। अगर x2 पॉजिटिव है तो मुझे y1 को x1 रखना है, तो हम यहाँ y1 को x1 रखेंगे, यहाँ y1 को x1 रखेंगे, इंटरसेक्शन x2 इज पॉजिटिव। और मुझे शुरू में गिवन था कि x1 x2 इंडिपेंडेंट है, तो ये A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B, बिकॉज A एंड B आर इंडिपेंडेंट। तो ये यहाँ पे x1 x2 इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है, तो इंटरसेक्शन को प्रोडक्ट में लिख सकते हैं बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट। तो ऐसा लिखेंगे, तो अभी हम y1 का CDF निकाल रहे हैं। सो ये आ जाएगा, और ये सिंपल है, x1 नॉर्मल 0 1 माइनस x1 नॉर्मल 0 1। तो माइनस x1 भी z है। अभी के लिए मैं बोल देता हूं कि अगर ये वाला z है तो ये भी z ही होगा, अगर है ना z इज मान लो x1 तो z इज ऑल्सो माइनस x1। यहाँ इक्वल रैंडम वेरिएबल की बात नहीं हो रही है, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड की बात हो रही है। आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड इक्वल आर टू डिफरेंट थिंग्स। सो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि x और माइनस x इक्वल रैंडम वेरिएबल है, दोनों आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इक्वल नहीं है। डिफरेंट रैंडम वेरिएबल से जिसका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है। सो मतलब z x1 है तो z माइनस x1 भी है, इन द मतलब डिस्ट्रीब्यूशन पर्सपेक्टिव से, कि दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन कॉमन है, रैंडम वेरिएबल अलग अलग है। तो अभी के लिए मैं ऐसा लिखता हूं कि डिस्ट्रीब्यूशन कॉमन है, तो y1 को अलग अलग पहले है ना, तो इसको सेपरेट करो, E1 इंटू E2 को अलग अलग करते हैं। अब x2 लेस देन 0 हाफ होगा, क्योंकि ये नॉर्मल 0 1 है, मीन इसका 0 है, तो लेस देन 0 हाफ, मोर देन 0 हाफ, मीन मीडियन मोड। तो यहाँ पे मैं अगर सीधा सीधा लिखूंगा, देखो ध्यान क्या होगा,
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, माइनस x1 जो है वो नॉर्मल 0 1 ही है, तो z लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा 5 at y इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस हाफ, प्लस यहाँ ब्रेक करोगे E1 प्रोबेबिलिटी मतलब A इंटरसेक्शन B, तो इसकी अब x1 भी नॉर्मल 0 1 है, तो नॉर्मल 0 1 का CDF क्या होता है, कैपिटल फाई जो नोटेशन हम यूज करते हैं, एट y और x2 मोर देन 0, तो लेस देन 0 मोर देन 0 दोनों हाफ हाफ होता है, तो ये आपका हाफ आ गया। अब यहां से क्या समझा, दोनों को ऐड कर लो तो हाफ हाफ है ना, कॉमन ले लो तो सेम ही है ना, तो ये फाइनली फाई ऑफ y आ गया। अब फाई किसका CDF होता है, नॉर्मल 0 1 का, जो हमने यूज किया अभी, तो ये y1 का CDF और नॉर्मल 0 1 का CDF सेम हो गया, तो इसका मतलब है कि ये जो y1 है ये भी z1 ही हो गया, मतलब z ही हो गया, z मतलब यूनिफॉर्म सॉरी नॉर्मल 0 1 हो गया, तो y1 भी नॉर्मल 0 1 ही है एक्चुअली। इन द सिमिलर वे बिल्कुल पैरेलली आप दिखा सकते हो, जैसे मैंने y1 को दिखाया वैसे ही आप दिखा सकते हो कि y2 भी नॉर्मल 0 1 होगा, तो y1 नॉर्मल 0 1 है एंड सेम तरीके से y2 भी नॉर्मल 0 1 है। अब पूछा है कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट बताओ y1 y2, अच्छा अल्फा है, तो अल्फा इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन y1 एंड y2, तो अल्फा इज कोवेरिएंस बिटवीन y1 एंड y2, ठीक है, अपॉन रूट अंडर वेरिएंस ऑफ y1 वेरिएंस ऑफ y2, ठीक। अब इसको y1 y2 क्या है हमारे पास, y1 y2 नॉर्मल 0 1 है, ठीक है, बट दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है ना, ध्यान रखना इंडिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट इसलिए नहीं है क्योंकि y1 में x1 x2 दोनों इन्वॉल्व है, y2 में भी x1 x2 दोनों इन्वॉल्व ओपन करते तो यहाँ पे मतलब कहने का मतलब y1 x1 के टर्म में है, जब x2 ऐसा हो रहा है तो मतलब y1 y2 आर नॉट इंडिपेंडेंट, क्योंकि वो इसलिए मतलब कोवेरिएंस निकाल रहे हैं ना, मतलब कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकाल रहे हैं, तो अगर इंडिपेंडेंट होगा तो 0 आ जाएगा, वो देखते हैं क्या आता है। तो यहां से अगर प्रोसीड करें हम लोग तो अल्फा इज इक्वल टू, कोवेरिएंस को खोलो, एक्सपेक्टेशन ऑफ y1 y2 माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ y1 इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ y2 अपॉन, चूंकि y1 y2 नॉर्मल 0 1 है तो ये 1 1 हो गया, तो गायब हो गया, तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है अब, क्योंकि 1 1 हो गया ना, 1 1 तो रूट 1 हो गया। अब ये 0 0 हो गया, तो अल्फा यहाँ से आ गया एक्सपेक्टेशन ऑफ y1 इंटू y2। अब y1 क्या था, ये देखो y1 है ना, ये इस टर्म में लिखते हैं मॉड u अपॉन u, तो y1 क्या था, x1 सिग्नम फंक्शन ऑफ x2, तो ये होगा x1 इंटू सिग्नम फंक्शन ऑफ x2, ये y1 था जो क्वेश्चन में गिवन था, y2 क्या था, x2 सिग्नम फंक्शन ऑफ x1, ये है x2 सिग्नम फंक्शन ऑफ x1, और मैंने क्या कहा, 0 वाला कंडीशन को इग्नोर किया जा सकता है, ये जो 0 वाला कंडीशन है ना दैट कैन बी इग्नोर्ड, इस वाले कंडीशन को तुम इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि है ना किसी कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल इक्वल टू 0 है, प्रोबेबिलिटी 0 होती है, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है ना, उसकी मेजर 0 है, प्रोबेबिलिटी 0 है, तो मेनली तुम ये लिख सकते हो सीधा सीधा। तो यहाँ मेरा बताने का पर्पस ये है कि यहां जो लिख रखा है ना y1 क्या था, x1 सिग्नम फंक्शन ऑफ x2, तो इसको मैं लिख सकता हूं x1 और सिग्नम फंक्शन ऑफ x2 को लिख सकते हैं मॉड x2 अपॉन x2, एंड सेम तरीके से जो y2 मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि x2 सिग्नम फंक्शन ऑफ x1, x2 सिग्नम फंक्शन ऑफ x1, सो इट इज x2 टाइम मॉड x1 अपॉन x1, डायरेक्टली मैं लिख सकता हूं क्योंकि प्रोबेबिलिटी उसकी 0 है, तो वो हमें क्वेश्चन में इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, तो ये लिख दो। अब इसको वहां पुट कर दो, तो यहां पे अगर मैं पुट करूंगा तो अल्फा क्या आएगी, तो एक्सपेक्टेशन ये है x1 और सिग्नम फंक्शन ऑफ x2 का मतलब है मॉड x2 अपॉन x2, और x2 x1 का मतलब है मॉड x1 अपॉन x1, सो यहां से क्या हो गया, ये x2 कट गया, x1 कट गया, तो बचा हमारे पास एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड x2 मॉड x1, और लेक्चर ऐसा रिकॉर्डेड रहता है, तो ऑलरेडी मैं 2-3 बार सॉल्व कर चुका हूं, तो वहां जाके भी देख सकते हो,
और जरूरी नहीं कि एक बार मैंने सॉल्व किया तुम्हें समझ आ भी जाए। तुम ऑनेस्टली भी बोल सकते हो कि मुझे पिछली बार समझ नहीं आया, दोबारा बता दो, तो मुझे बताना ही है, ये चीज़ें हैं। लेकिन कम से कम है ना, बताना पड़ेगा तुम्हें। जरूरी थोड़ी कि एक बार में समझ ही आ जाएगा सब कुछ तुम्हें, तो दोबारा पूछो, लेकिन ये बोलो कि समझ नहीं आया पहली बार ना। ऑनेस्ट रहोगे लाइफ में आगे जाओगे। प्रिटेंड करोगे तुम इंटेलिजेंट हो और एक्चुअली इंटेलिजेंट नहीं हो तो एग्जाम में दिख जाएगा। तो प्रिटेंड करने से नहीं होगा, एक्चुअली में होने से होगा, है ना। तुम अक्सर देखते होगे जो गरीब लोग हैं अमीर दिखने की कोशिश करते हैं, जो अमीर है वो दिखाते नहीं। क्यों दिखाएगा भाई, वो अमीर है तो उसको क्यों दिखाना है कि वो अमीर है। और जो गरीब होते हैं वो दिखाते हैं कि हम अमीर है। ऐसा तुमने देखा होगा आसपास छपरी लोगों को कि उसके पास है कुछ नहीं, लेकिन ईएमआई पे फोन लेंगे, बाइक लेंगे, कार लेंगे, जस्ट टू प्रिटेंड कि वो अमीर है। तो वैसा होता है, उस तरह की चीजें हैं। तो जो है उसको दिखाना नहीं पड़ता है ना। तो अगर तुम हो तो तुम्हें दिखाना नहीं पड़ेगा, जो नहीं है वो दिखाता है। फिर वैसी वाली चीजें हैं, तो वो समझना है तुम्हें। तो जैसे मान लो कोई चीज समझ नहीं आया आप में से किसी को भी, तो आप ऑनेस्टली बोलो कि मुझे पिछली बार समझ नहीं आया, दोबारा कराओ, उसमें क्या है। आपने फीस इसलिए पे किया ना, पर तुम्हें बताना पड़ेगा ना सच्चाई क्या है, ये चीजें। एनीवे इसका फॉर्मूला होता है, सो यहां से क्या आता है, रूट अंडर 2/पाई ना, ऐसा कुछ फॉर्मूला था। हाँ रूट अंडर 2/पाई, तो यहाँ से 2/पाई आंसर है इसका। सो अल्फा की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारे पास कि अल्फा बराबर 2/पाई और ठीक है। रूट पाई अल्फा पूछा है। 2 हो गया, दिस इज द हाँ। आंसर। तो ये क्वेश्चन आंसर है। देखो अब किसी को डाउट है पूछो, जहां जिस पॉइंट में डाउट है पूछो। तो यहाँ से हमें यही चाहिए था। अरे भाई इसको क्या हो गया, ठीक है। सो पाई अल्फा इज 2 जो पूछा था इस क्वेश्चन में। ठीक है भाई, और कोई क्वेश्चन बचा है 1 to 60 में 2021 के पेपर में? सारे हो गए है ना। देखो तुम पहले हेल्प ले सकते हो, जैसे मैंने पहले ही तुम्हें बहुत सारे सभी लोगों को प्रोवाइड कर रखा रिसोर्सेस कि पिछले साल के रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, पीवाईक्यू के भी। पिछले साल भी हमने 2005 से 23 तक डिस्कस किया था, 24 का एग्जाम ही था, तो 24 का भी डिस्कस हो गया, तो वो हो गया। तुम्हारे पास ऑलरेडी सॉल्यूशन है, तुम पहले उन वीडियो का हेल्प ले सकते हो जो ऑलरेडी तुम्हारे पास है। या मैंने रिटर्न सॉल्यूशन भी ग्रुप में भेजा था, हैंड रिटन वाला 5 से 24 का, 5 से 18 वाली बुक थी, और फिर 19, 20, 21, 22, 23 का, आपको 24 का भी रिटर्न सॉल्यूशन मिला है। तो वहां से पहले हेल्प ले लो। स्टिल अगर प्रॉब्लम है तो यहाँ पूछो। तो ये चीज़ है, इससे जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो पिछले साल के रिकॉर्डेड लेक्चर है वहां से देखो, बुक तुम्हारे पास सॉल्यूशन है वहां से देखो, ग्रुप में कोई हेल्प करता है ठीक है, नहीं तो यहाँ लाइव तो मैं ले ही रहा हूँ, लाइव इसलिए ले रहा हूँ तो हमारी प्रॉब्लम जो बची है वो सॉल्व हो जाए, है ना। ये है। तो इसका मतलब है कि सारे क्वेश्चन तुम लोगों ने कर लिया। खुद से बैठ के 3 घंटे बैठ के सॉल्व करो, और सारे क्वेश्चन तुमसे सॉल्व होने चाहिए, है ना। इसलिए रिपीटेडली क्यों बोलते हैं सॉल्व करो, ताकि एक बार में मान लो रियलाइज नहीं हुआ, दूसरी बार में तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम्हें किन टॉपिक्स में दिक्कत है या किन क्वेश्चंस में दिक्कत है, तो उसको फिर से सॉल्व करके देख लो। नेक्स्ट टाइम तुम उन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व करो जो डिफिकल्ट था, ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो पूरा पेपर फिर से सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट सारे क्वेश्चन के थ्रू हमारा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाता है ना, कहाँ क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। एनीवे अगर ये कंप्लीट हो गया 2021 का, तो नेक्स्ट कल 2020 का पेपर देखें। कल तो दिवाली है, शायद छुट्टी रहेगी, तो परसों है ना क्लास जो होगी वो हम लोग 2020, अभी तक 21, 22, 23, 24 ये 4 पेपर का डिस्कशन हुआ है। नेक्स्ट क्लास में मतलब परसों क्लास होगी, अब तो परसों जो क्लास रहेगी वो आपका 2020 का सॉल्व करके आओ। तुम पूरा पेपर सॉल्व करो ना, 5 से 24 तक का सॉल्व करो, अपने पास नोटबुक रखो, जब डाउट पूछो नोटबुक रखो और सॉल्व करके ट्राई करो, जहां तक पहुंच पाते वहां तक पहुंचो, फिर देखो कहां पे प्रॉब्लम है, फिर वो यहाँ डिस्कस करोगे इस पॉइंट में प्रॉब्लम है, ठीक है। चलो फिर अभी यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू एंड हैप्पी दिवाली आप लोगों को, मिलते हैं परसों मिलेंगे, है ना, ठीक।